अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 89 नॉट आउट कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा, एनपीओ में ही कुछ दो सवाल होमवर्क में सबसे पहले दिन मतलब छुट्टियों से पहले दिए थे। एक सीवीयू था और दूसरा एग्जेक्टिव क्लब था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं ये दोनों सवाल? वेरी गुड, हो गए थे। चलो ज़रा क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सवाल है ये सवाल है लाइक लेयर क्लब। यहाँ पे भी क्या मामला था, यहाँ पे भी ये मामला था। द अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड। तो इधर भी क्या हुआ था, द अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज़ रिजाइंड ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड। उधर हमने उसको खुद निकाला, यहाँ पे वो रिज़ाइन कर गया, ठीक है, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा था फ्रॉड का, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में ना जी मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी थी, थोड़ी सी अमेंडमेंट मैंने की थी। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और वो अमेंडमेंट क्या थी, वो अमेंडमेंट यही थी। ये एक लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पे, ठीक है जी, ये बीच में मैंने डाला था इसमें। दूसरा ये वाला पॉइंट, ये वाली रिक्वायरमेंट जो थी ये मैंने इसमें डाल दी थी, बस इतनी सी चेंज की थी। उसकी वजह क्या है, यहाँ से सीटियाँ सुनाई देती हैं यार, शांत बना करो जी। इसकी वजह ये है कि इस सवाल के अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी थी। वो कमज़ोरी ये थी कि इस सवाल के अंदर उसने कोई इंदिया ज़ाहिर नहीं किया हुआ था ऐसा कोई कि जी फ्रॉड का कोई शक है, ठीक है, ना ही उसने ये रिक्वायरमेंट डाली थी। लेकिन एंड पे फिर क्या किया हुआ था जी, जब ओरिजिनली जब ICAP ने ये सवाल जो है वो दिया था तो कैश का लेजर जो है उसमें सारा कुछ जो है वो पहुंच गया, जगह जगह से चीज़ें पहुंची, ठीक है। कैश का अकाउंट जो बनाया था ना, कैश का अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 2, पास पेपर 2, ज़रा दोबारा बताएं किस किस ने अटैम्प्ट किया पास पेपर 2? वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। तो सब कुछ करने के बाद एंड पे पूरे सवाल में कहीं पे कैश नहीं बताया गया, ठीक है। तो फिर बगैर किसी निशानी के, जो पहली लाइन में लिखा हो कि जी शक है कि फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई बात लिखे बगैर मैं तो फिर बैलेंसिंग क्लोजिंग को ही लिखता, ठीक है। लेकिन ICAP ने अपने असल सवाल के अंदर क्लोजिंग को क्या कर दिया, 0, और बैलेंसिंग जो निकाला वो क्या निकाल दिया, मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो उस जैसा बना लूँ मैं, इसलिए मैंने सवाल में ये दो चेंजेस की थी। एक फ्रॉड का ऊपर बताया था चार्जेस ऑफ फ्रॉड है, और दूसरा नीचे एक रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दी, ठीक है। ये थोड़ी सी अमेंडमेंट मैंने की थी। बहरहाल सवाल को डिस्कस करते हैं क्विकली। अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज़ रिजाइंड ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टर इमदाद हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006। अब ये दो ही हैं सवाल, ये फ्रॉड वाले, ठीक है। और इसका तरीका बताया हुआ आपको, क्या, कैश के लेजर में आपने सब कुछ जो है वो आसपास से लेके आना है और फिर कैश को बैलेंस करके चेक करना, ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, ऑन टेकिंग चार्ज इमदाद फाउंड दैट द बुक्स हैड नॉट बीन रिटन सिंस जनवरी। बुक्स मतलब लेजर्स वगैरह नहीं बने हुए। तो ये आपने जितने सवाल अभी तक किए, मैंने ट्रायल वाला सवाल तो आज कराना है आपको, उससे पहले अभी हमने कितने सवाल कर लिए क्लास में? 4 सवाल किए क्लास में, मैंने 4 सवाल कराए हैं, और ये आपने 2 सवाल, तो ये कोई और भी दिया था होमवर्क में या बस ये 2? 3 सवाल आप घर पे कर चुके। ये 7 सवालों के अंदर कहीं पे आपको कोई ट्रायल श्रायल नज़र आया हो? नहीं। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है, सादा सा कैशियर है जो सिर्फ कैश आना कैश जाना बुक कर लेता है और थोड़े बहुत हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिल जाते हैं। ओपनिंग मिल जाएंगे पिछले साल किसी ने अकाउंट्स बनाए होंगे वहाँ से, और क्लोजिंग खुद ही, स्टॉक है तो फिजिकल काउंट कर रहे हैं, डेटर है तो खाता खोल के देख रहे हैं। इस तरह से करके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम ये अकाउंट्स बना रहे होते हैं। कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं चल रही होती। प्रॉपर अकाउंटिंग चल रही हो तो आपको सामने ट्रायल गिवन हो, लिखा हो ट्रायल ये है, इससे बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आज हो जाएगा। और वो बड़ी एनपीओज, क्योंकि देखो ट्रायल बनाना प्रॉपर अकाउंटेंट का काम है। जो छोटी मोटी एनपीओ जो हैं वो अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकती, उसकी कॉस्ट नहीं इनकर कर सकती, बल्कि वो सिंपल एक कैशियर बैठा होता है उनके पास, जिसने कैश जो आता है उसको रख लेता है, जो कैश जाता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर एंड पे जाके जैसे आपने अपनी क्वालिफाई करने के बाद फॉर्म बनाई हुई है तो फॉर्म के पास आती है एनपी और कहती है हमें ज़रा अकाउंट्स बना दो, हमने जमा कराने हैं SCCP को। तो आप फिर अपने कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हो, हर वक्त नहीं वो अकाउंटेंट बिठाए रखते, तो आप वहाँ से ये अकाउंट्स बना के दे रहे हो सादा से, ठीक है। तो ये अभी तक जितने सवाल आपने 7 सवाल मैंने अभी
ये 7 सवाल हमने कर लिए, उनमें किसी में भी ट्रायल नहीं था, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें तरतीब क्या होती है, रिसीट पेमेंट हमें मिलेंगी, यानी कि कैश का आना कैश का जाना तो कैशियर ने भूलना नहीं होता, अकाउंटेंट चाहिए एंट्री नहीं भूलता, तो कैश का आना जाना हमारे पास होगा, और फिर कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे, और हम बैलेंसिंग फिगर निकाल के जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। सही है। जबकि ट्रायल गिवन होगा फिर प्रॉपर अकाउंटिंग चल रही होगी, एडजस्टमेंट्स ज़रूर होंगी, लेकिन उन एडजस्टमेंट्स का असर कुछ चीज़ों पे होगा और कुछ चीज़ें एज इट इज़ ट्रायल से उठ कर जाएंगी, और ट्रायल में ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग पड़ी हुई, कुछ ओपनिंग, वही सारी बातें जो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ के आए थे। ठीक है ना। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही हम एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अभी तक जितने सवाल हमने किए हैं। ठीक है। अच्छा, आफ्टर सर्चिंग द, देखो अभी बातें भी ऐसी कर, आफ्टर सर्चिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विद मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, ही वॉज एबल टू गैदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें कुछ ये 4-5 पॉइंट्स हैं। फिर समरी ऑफ बैंक अकाउंट गिवन है। समरी का मतलब समझाया था ना आपको, समरी का मतलब क्या है कि उसने सारे साल के अंदर जितनी सब्सक्रिप्शन आई वो इकट्ठी करके एक ऐड करके एक जगह पे लिख दी, सारे रेंट इकट्ठे करके उसने ऐड करके एक जगह लिख दिए, सारे बिल इकट्ठे करके उसने समरी बना के दिया आपको, वरना पूरी बैंक स्टेटमेंट तो 150-200 सफ़े की होगी इस एनपीओ की मिसाल के तौर पर, 150-200 सफ़े को उसने समराइज करके आपको ऐसे 5 लाइनों में लिख दी कि जितने पूरे साल के अंदर सब्सक्रिप्शन आई होगी इकट्ठी की, जितने पूरे साल में बिल गए वो इकट्ठे किए, जितने पूरे साल में रेंट पे किए इकट्ठे किए, जितने पूरे साल के अंदर जो है वो डिपॉजिट्स आए वो इकट्ठे किए। तो इस तरह करके ना उसने ये समरी सी बनाकर दी होती है। ठीक है। तो वही कहानी है जी, हमारे पास कुछ चंद एक ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, बैंक का समरी बैंक स्टेटमेंट तो होती ही है हमारे पास, ठीक है, और कैश की कुछ पेमेंट्स गिवन है, और हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है। और मसला क्या है, मसला ये है कि उस पर इल्ज़ाम है फ्रॉड का, गुस्से में आके वो रिज़ाइन भी कर गया, और अब इमदाद भाई जो हैं कि इमदाद भाई आपकी इमदाद करने आए हैं, और वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर, आप इमदाद भाई हैं बेसिकली। ठीक है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ओके। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बैंक स्टेटमेंट, चलो फिलहाल चलो, a member of management committee controls the receipts relating to snooker table charges। ये क्या है जी, snooker table charges क्या होगा जी? ट्रेडिंग नहीं बेटा, ट्रेडिंग एक्टिविटी तो होती है कि आपने कोई ये मतलब है तो इनकम का ही सोर्स, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कह सकते इसको। ठीक है ना। वो तो होता है चीज़ों को खरीदना और फिर बेचना, अपना प्रॉफिट रख के। ये टेबल खरीद के बेच रहे हैं नहीं, तो ये इनका फिक्स्ड एसेट है। कल हमने स्नूकर टेबल को फिक्स्ड एसेट कहा था। ठीक है। तो मतलब ये यूज़ करते हैं, अब यूज़ करके इससे कमा रहे हैं। क्या लोग आते हैं, गेम लगाते हैं, पैसे देते हैं, जाते हैं। ठीक है। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि रिसीट स्नूकर टेबल के एक बंदे के पास वो कंट्रोल करता है, एक बंदे को हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो स्नूकर टेबल पे आकर बैठ जाता है और जो लोग आते हैं वहाँ पर उनसे वो गेम के पैसे ले लेता है। ठीक है। तो ये रिसीट्स हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी बता दो यार। कैश डेबिट कैसे, बैंक डेबिट भी तो हो सकता है, कहीं क्लियरली लिखा हुआ है बैंक डेबिट भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है वो वहाँ पे वो मशीन लेके बैठा और आप ट्रिनिक करके पे कर देते हो। फिर बैंक स्टेटमेंट में देखा था बच्चों ने, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बैंक डिपॉजिट। बैंक की डेबिट साइड में सिर्फ क्या आ रहा है, बैंक डिपॉजिट्स, और वो साथ क्या कह रहा है, ये बैंक डिपॉजिट में क्या क्या पड़ा है, रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर टेबल चार्जेस, सब्सक्रिप्शन। तो स्नूकर टेबल की रिसीट्स भी इधर डिपॉजिट होती हैं, यानी पहले कैश की दराज में आती है, फिर वहाँ से बैंक में डिपॉजिट होती हैं। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। आपको ये सवाल दिखाऊं, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मेंबर सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली बैंक में आई, और ये क्या है, ये क्या है, कैश डिपॉजिट हुआ। फर्क है ना दोनों में, कैश जो दराज में आया और फिर वहाँ से बैंक में आया, और ये क्या है, डायरेक्ट बैंक में आया। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या था, सिर्फ पैसे बैंक डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि हमने ये सहूलत वाकई नहीं रखी हुई। बंदा बैठा हुआ है तो उसने मशीन भी नहीं रखी, उसने कहा भाई जान यहाँ पे सिर्फ कैश ही पे कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन वाली सहूलत मौजूद नहीं है। ओके। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन भी कैश लेते हैं, डोनेशन भी को आया तो कैश लेते हैं, और कैटरिंग सर्विसेज से पैसे आ रहे हैं वो भी कैश है सबके सब, और फिर उस सारे को एक बार फिर इकट्ठा, यानी एक बार का मतलब नहीं, ये तो मिसाल के तौर पे हर रोज जाके जमा करा रहे होंगे या हर हफ्ते जाके जमा करा रहे होंगे, वो तो फिर उसे समरी बना दी ना आपको। तो पूरे साल में जितने बैंक में डिपॉजिट हुए जिसमें ये सारे पैसे शामिल थे वो इकट्ठे करके उसने यहाँ पर लिखे। तो ये एंट्री क्या हो रही है जी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, ये वो एंट्री है। अच्छा, बैंक का अकाउंट इस शक्ल में मिल गया आपको कि ओपनिंग भी है, डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, क्लोजिंग भी है, तो आप फिर बैंक का अकाउंट बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे, वर्किंग जीरो है आपकी।
ये आपकी वर्किंग जीरो आ गई, ठीक है जी। चलो अच्छा, चलिए वापस आए। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये जितने पैसे स्नूकर के आएंगे, सब्सक्रिप्शन के आएंगे, कोई डोनेशन आएगा, कुछ भी आएगा, वो किस में आएगा, कैश में। तो इसका मतलब जल्दी से बोलो अब एंट्री क्या है, कैश डेबिट स्नूकर टेबल चार्जेस, ये इनकम है, स्नूकर टेबल चार्जेस क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 75 रिलेट करती है अगले साल से। हम 6 में खड़े हैं तो ये क्या है, 75 क्या हो गया, एडवांस, लेकिन रिसीव तो सारे का सारा ये हुआ है ना, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनी जी, इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। वो तो फिर लेजर में जाके एडवांस एंड पे लिख देते हैं ना बेटा, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी दूसरी एंट्री आ गई। अच्छा, उसके बाद 3000 हैज बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग। अब ये आज डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी सी बात जितनी को इसने यहाँ पर टेस्ट की थी, आई के अपने खुद अपने सवाल में लिख के बता दी थी इसका करना क्या, ठीक है। बिल्डिंग तो जब बनेगी सो बनेगी, फिलहाल तो वो कह रहा है कि ये सम क्रेडिट कर दिया हमने बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। इसकी वजह से अभी हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो बात करें इसकी एंट्री की, तो इसकी एंट्री क्या बनी, कैश तो आया ना जी, कैश तो आ गया। अब कैश आया है तो क्या इसको इनकम बना लें, नहीं, 3 मिलियन हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, और ये सम क्रेडिट किया हमने बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट में, गया नहीं है ये किसी ने डोनेशन। देखो एनपीओ को डोनेशन मिलता है, एनपीओ डोनेशन दे नहीं रही होती है, अनलेस कि कोई ऐसी एनपीओ जाके एनपीओ को डोनेशन देती है, ऐसी बात खुद बताएगा। एनपीओ को चंदा मिलता है कि वो चंदा देता है एनपीओ जाके न्यू बिल्डिंग, अभी सारी कहानी इंशाल्लाह आज डिस्कशन का पार्ट है ये, ठीक है ना। अभी डिस्कशन करते हैं इसके। बहरहाल कैश आ गया, इसको इनकम बनाए या ना बनाए। देखो ये जैसे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, बिल्कुल ऐसे ही डोनेशन रिलेटेड टू एसेट है ना। तो ये तो जब तक एसेट बन नहीं जाता, यही डिस्कशन आज होनी है इंशाल्लाह, जब तक बन नहीं जाता और डेफिसिट होना शुरू नहीं होता तो ये इनकम में जा नहीं सकता। इसका मतलब इसको लाइबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी का नाम उसने खुद ही क्या रखा हुआ है, ये आज की डिस्कशन का पार्ट है, ये पढ़ना है हमने, ये पढ़ के आगे जाना है। यानी कि आज मैंने एनपीओ आपको बुनियाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वालों की वो हमने कंप्लीट कर ली, वो बना ली हुई है, ठीक है। एक आधा सवाल है अभी आपसे और करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मतलब एनपीओ थोड़ा बहुत आपको अब बनाना आ गए हैं फाइनेंस सिस्टम। अब उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज थोड़ी बहुत वो डिस्कस करनी है। डोनेशंस किस किस किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक हैं, जनरल है, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए है बाई इक्विपमेंट, फिर कोई और स्पेसिफिक खर्चे के लिए है, फिर अपने फंड्स में से जो है वो कोई फंड बना रहे हैं। इस तरह की बातें आज हमने करनी है, ठीक है ना जी, इंशाल्लाह। खैर, कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन, सॉरी, बिल्डिंग रिजर्व फंड क्रेडिट, ठीक है। बिल्डिंग, मैं रिजर्व फंड की बजाय बिल्डिंग रिजर्व लाइबिलिटी लिखता हूं आपके लिए, ताकि आपको नई चीज़ है, BR लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या होता जा रहा है, ये तो देखो आपके पास पता नहीं, ब्रॉड डाउन का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको ये स्नूकर टेबल चार्जेस नजर आएंगे, कैश डेबिट स्नूकर टेबल चार्जेस डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का तो आपको पता है कि एडवांस, एरियर, बहुत कुछ रोले होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या किया करते हैं, इसका लेजर बनाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर है, ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम, तो कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन, ये बस जल्दी जल्दी मैं ज़रा वो मुद्दे पे पहुंचना चाह रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन और कोई मसला आया तो वो भी डिस्कस, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। फिर कैश डेबिट, हाँ, कैश डेबिट बिल्डिंग रिजर्व लाइबिलिटी, ये बैड डेट रिकवरी ना समझ लेना, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, साथ ही मैं इसको भी डिस्कस कर दूं, आगे काम तो आज है ही। ये बैलेंस शीट के अंदर एक होता है फंड्स और दूसरे होती हैं लायबिलिटीज़, तो ये लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है, लायबिलिटीज़ में, ठीक है। लायबिलिटी में क्या आने लग गया जी, बिल्डिंग रिजर्व लायबिलिटी। फंड मतलब फंड ही कहना चाहिए, लेकिन चलो मैं अभी लायबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कितनी थी वैसे, ठीक है ना। तो ये 3000 इधर डेबिट, और अब ये फिर इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तैयार होकर डेफिसिट होना शुरू होगी, तो ये लायबिलिटी भी हम आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालेंगे, ठीक है। सोए नहीं रात को, अच्छा ज़्यादा सो लिए, हाँ ये भी एक मसला होता है। अच्छा जी, आखिरी आगे बढ़ो।
क्लब प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज, क्लब प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20 ऑन सेल इज अर्न। फटाफट आप ये लिख के रख लेते हैं अपने पास कि सेल पर है तो 100 सेल आ गई, प्रॉफिट तो कॉस्ट बैलेंसिंग 80। ठीक है, तुम्हारा दोस्त किधर है? सोया हुआ है, फ़ोन करो उसको। तो तबाही फिर जानी करना है तो फ़ोन करो उसको। अच्छा, साथ साथ फ़ोन करते हो, साथ समझते रहो, ठीक है। स्टॉक्स एंड परचेजेज रिलेट टू दीज सर्विसेज। स्टॉक आगे चल के देखो ना, ये स्टॉक्स, सिर्फ स्टॉक्स ये किसके हैं जी? केटरिंग के। स्टॉक किसका है जी? केटरिंग का। अच्छा, अब नीचे वाला स्टॉक किसका है? वो भी केटरिंग का है? नहीं। देखो बच्चों, बड़ी सादा सी बात है। अगर एक हमारा स्पोर्ट्स क्लब है या सोशल क्लब है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे भाई आप मेंबर हैं इस क्लब के, मैं आपके पास आ गया मेहमान, ठीक है, आपने मुझे चाय पिलानी है, तो फिर आप बाहर से चाय शॉपर में मंगवाओगे, बीच में स्ट्रॉ लगा होगा, ऐसे पिलाओगे? कोई ना कोई 4 बर्तन तो होने चाहिए ना भाई, को परौने शरौने आ जाएँ तो ऐसे स्टॉक क्रॉकरी का क्लब के पास अपना भी होता है। तो ये केटरिंग सर्विसेज के लिए नहीं है, ठीक है। ये आप वो समोसे जो हैं वो डिस्पोजेबल प्लेट में खिलाओगे मुझे, नहीं ना अच्छा लगता, ठीक है। ठीक। तो बात ये है कि ये स्टॉक उसने क्लियरली लिख दिया क्या? परचेजेज और स्टॉक। तो स्टॉक और परचेजेज जो है वो रिलेट करती है केटरिंग से, तो उसके आगे स्टॉक और क्रॉकरी में नजर आ गया। मैंने कहा ये बात कर लूँ, ये क्या है? ये सिंपल, जैसे दफ्तर के पास स्टेशनरी है, जैसे IS 41, फार्म के पास चारा है, स्टॉक फॉर यूज, दफ्तर के पास स्टेशनरी कंज्यूमेबल फॉर यूज, पढ़ी है ना? ऐसे ही फार्म के पास चारा कंज्यूमेबल फॉर यूज पढ़ा है, ऐसे ही NPO के पास क्रॉकरी फॉर यूज पढ़ी है। जैसे दफ्तर में स्टेशनरी, वैसे NPO में क्रॉकरी, जैसे फार्म के अंदर चारा, ठीक है। तो सिंपल ये वो कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है ना, क्रॉकरी का जो स्टॉक इनके पास पड़ा होता है। ओके, तो ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी जो है ये उसने, अब बाकी का सारा केटरिंग वाला सारा स्टॉक उसमें सारा कुछ केटरिंग से रिलेटेड जो है वो इसी के अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने बोल दिया कि स्टॉक रिलेट्स टू केटरिंग सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है क्लब प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विस, तो इससे क्या आता होगा? सेल, इनकम, कैश आता होगा ना। अब वो भी कहाँ पे पड़ा है? वो कह रहा है वो भी यहीं से ही, केटरिंग सर्विस का भी कैश, तो इसकी भी कहानी यही है। यानी कि एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट सेल ऑफ केटरिंग सर्विसेज, कैश डेबिट सेल कैटरिंग सर्विस की सेल, कैटरिंग सर्विस, CS, ठीक है जी, कैटरिंग सर्विस। तो ये जी सही है। तो ये इसी तरह से सेल आ गई, लेकिन ये पता नहीं होगा सेल कितनी है। सेल का पैसा कैश में आना है ये तो पता है, लेकिन सेल की अमाउंट उसने दी नहीं है, बाकी सब कुछ गिवन था, ये गिवन नहीं है। तो ये उसी तरह से जैसे कल भी सवाल में हुआ था, परसों भी हुआ था, हमें कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री की लेजर से मिल जाएगी, हम बनाते हैं, वहाँ से हम मार्कअप मार्जिन यूज़ करके सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर, ये सेल भी हमने निकालनी। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल यकम जनवरी पे उसने बताई 4900 है, कॉस्ट ऑफ टेबल थी 90,000, टेबल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वन इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2006। इसका मतलब नो डेप्रीसिएशन, क्योंकि साल के आखिरी दिन इंस्टॉल हुआ है। लेकिन 10% डिपॉजिट पे किया है नए टेबल पर 1 नवंबर को, और आपको इधर नजर भी आ रहा था ये, ठीक है। ये 10% डिपॉजिट पे कर दिया है, और बकाया कब पे किया है? बकाया जनवरी में। अब ये भी कल किया है एडजस्टमेंट, कल था या परसों था सवाल, पिछले 2 सवालों में किसी एक सवाल में था, कल था, ठीक है। हमें पूरा एडिशन रिकॉर्ड करना है। अब ये 10% है भाई, पैसे चाहे जनवरी 2007 में दो, चाहे जनवरी 2008 में दो, हमारी बला से। दिसंबर 2006 में अगर हमने स्नूकर टेबल इंस्टॉल कर लिए हैं तो हमने एडिशन रिकॉर्ड करना है। अब वो भी यहां से ऐसे बनाया था, याद है कल वाली एंट्री, बिल्कुल वैसे ही कर लें। स्नूकर टेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा, ये शरारत ऐसी भी कर सकता था कि वो कुछ कैश से भी पे कर देता, तो यहाँ पे भी आ रहा होता। खैर फिलहाल तो यही है। अब बैंक में कितना पे हुआ? 130। ये 130 कितने परसेंट है? ये 10% है, ठीक है। तो फिर 100% निकालने पहले, 130 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 10, नहीं ये कितना है? 10, और हमें कितने पे ले जाना है इसको?
100 पे, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 1300। तो 1300 के स्नूकर टेबल्स खरीदे थे हमने, 130 पे कर दिया और बाकी बैलेंसिंग क्या है 1170, ठीक है। तो ये आपका 100% ये पहले हमने निकाल लिया, तो बाकी 90% क्या है पेबल। तो बिल्कुल कल जैसी एडजस्टमेंट है, स्नूकर टेबल के लेजर में आपने 1300 एडिशन में लिख देना है, ठीक है। बैंक तो यहाँ पे टिक कर देना है 130 और बाकी पेबल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो कर देना, ठीक है, सही है। अच्छा आगे कहता है एक्सपेक्टेड लाइफ 6 ईयर्स है, लेकिन धोखा नहीं खाना, सिर्फ ओपनिंग जो पड़े हैं ना ये कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल्स ये 4900 है और कॉस्ट भी उसकी गिवन है, तो अच्छी बात है। अगर चुप है तो स्ट्रेट लाइन लगाना है, तो सारों की 6 साल लाइफ है तो 9000 को 6 पे डिवाइड करके 1 साल की डिडक्शन निकल आनी थी, कोई मसला। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। फिर आगे क्या आ गया जी हमारे पास समरी ऑफ बैंक अकाउंट, जिसमें डेबिट तो एक ही पड़ा है, तो हमने एक एंट्री करनी है, ये कैश क्रेडिट हुआ और बैंक डेबिट हुआ। कितनी अमाउंट है जी वो सवाल में गिवन 26160.5, 26160.5 ऐसे ही है। अच्छा अब उसके बाद ये सारी पेमेंट्स आपने यहां लिखनी थी। कौन सा पेज था यार, ये रहा। जल्दी से जरा पॉइंट पे आ जाए, अभी सीव्यू भी रहता है यार। सीव्यू कैसा लगा, इन दोनों में कौन सा मुश्किल लगा था, सीव्यू या ये एग्जेक्टिव? ये मुश्किल था, चलो शुक्र है भाई ये डिस्कस करना शुरू किया। अच्छा जी सुने आप, देखें जी, देखें करना वो भी है। इंश्योरेंस, रेंट रेट, इलेक्ट्रिसिटी, परचेजेस, कहता रहे परचेजेस, ये क्या है बैंक की पेमेंट साइड। बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस भी नजर आए, पहले दिन रूल बनाया था, मैंने कहा था ये रूल है बेटा, जान नहीं छुड़ा किसी एक सवाल से, हर सवाल में ये रूल है, ठीक है। तो आज तो बैंक है ही अलग। तो बैंक की पिछले सवाल, कल जो सवाल किया उसमें तो उसने तंग आ गई, उसने लिख ही क्या दिया, तंग आ गए उसने लिख ही यही दिया, उसने कहा यार मुड़ देते है नहीं तो मैं ही लिख देना, ठीक है। बहरहाल हमारा असूल क्या है, बैंक की पेमेंट से परचेज भी नजर आए तो वो क्या है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर कम्युनिकेशंस खर्चा है, ये खत्तो किताबत। विदड्रॉल्स, ये विदड्रॉल्स क्या है, ये नहीं ड्राइंग्स नहीं बेटा, यही तो बात है, ये बताना शायद मैं भूल गया हूं, आपको पता होना चाहिए। एनपीओ में ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एनपीओ में कोई ओनर नहीं है तो इसकी ड्राइंग भी नहीं है। तो ये क्या है, ये हाँ ये एंट्री है, कैश का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट। जल्दी आना भाई, जाके सेटिंग क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे कहीं जा रहे हो। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है जी, ओके। तो ये भी लिख लो, ये भी इधर आ जाएगा जी। 32 कितना है वैसे, जल्दी से 32 नहीं 42 32.5, 42 32.5, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी अच्छा ये सारे, अब ये इसमें डिपॉजिट वाला हो गया, क्लोजिंग चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये सारे डेबिट्स क्रेडिट्स हमने पहुंचा दी जहां पहुंचाने थे, कोई मसला, ठीक है। सारे डेबिट यहाँ पे रेलेवेंट जगह पे डेबिट करते हैं, कि जैसे इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं, इंश्योरेंस सीधा डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट, अगर कोई कहीं लेजर आ गया तो उसमें डेबिट वरना डायरेक्ट, तो ये सारे डेबिट पहुंचाकर यहाँ पे क्रेडिट टिक कर लिए, बैंक खत्म। अगले पॉइंट में कहता है आ समरी ऑफ एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत एक जैसा सवाल है, इसमें भी ऐसा ही था ना, ये नहीं, हाँ ये ऊपर बैंक अकाउंट और नीचे कैश, कितने मिलते जुलते सवाल हैं। और एक आया हुआ है 2007 में और एक आया हुआ है 2017 में और एक आ जाना है आपका। वैसे मुझे लग रहा है इस बार शायद शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे 10 नंबर का, लेकिन ये शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है मुझे नहीं समझ आती। लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, कितना को फर्क है। और शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल इसलिए बन जाता है, मतलब देखा जाए तो उसमें तो पूरे टॉपिक में उसने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया, वैसे आसान होता है निस्बतन, गुंजाइश कम होती है, लेकिन तो उल्टा पास कराने के लिए होता है ऐसा सवाल। तो लॉन्ग शॉर्ट की बहस में ना पड़ा करें, सब कुछ सवाल में आना है, पर्चे में आना है, सवाल हर जगह से आना है। बहरहाल मैं एंड पे थोड़ा बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन बता दिया करता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या वो नंबर नहीं रखता। तकरीबन अब देखें 9 सवाल टोटल हैं, 6 उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो तकरीबन कोई 55 से 60 नंबर का पर्चा है शॉर्ट। आप छोड़ दें सारे शॉर्ट सवाल, हो जाए फिर पास, नहीं मुमकिन नहीं है, ठीक है।
ये बिल्कुल बेतुकी बात है किसी से सुनना जी शॉर्ट और लॉन्ग में, लॉन्ग आ रहा है तो वो वही कर लें, तो शॉर्ट नहीं करने का। वो ज़्यादा फेल भी वही बच्चे होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग पे जोर लगा लिया और फिर शॉर्ट छोड़ दी। कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, जो सब कराया जा रहा है आपने करना है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, समरी है जी, ग्लास एंड क्रॉकरी। अब ग्लास एंड क्रॉकरी जो खरीदा है वो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी देखें, एक है कितने गया, एक है आपका स्टॉक केटरिंग का और एक है आपका स्टॉक क्रॉकरी का। स्टॉक, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन क्या, कुछ तो कह रहे, बता दो यार प्लीज। भाई नहीं हैं, कोई और क्वेश्चन क्यों सोच रहे हो? स्टॉक, ये स्टॉक किसका है जी? क्रॉकरी। अब ये क्या है जी? ये आपका एक्सपेंस का लेजर है, जैसे ब्रॉड डाउन इसमें आया, कैरी डाउन इसमें आया, और उसके बाद ये जी आपने स्टॉक ग्लास एंड क्रॉकरी का परचेज किया 430, इसकी एंट्री क्या पड़ी, चेक करना जरा, इसकी एंट्री क्या पड़ी, स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट, ग्लास एंड क्रॉकरी, स्टॉक ग्लास एंड क्रॉकरी जीसी, ठीक है, ग्लास और क्रॉकरी का अकाउंट बना हुआ है ना 430, समझ आई? अच्छा, अब यहां से क्या होगा जी, यहां पे कैश है, बैंक से पे नहीं किया, कैश है, अब यहां पे क्या निकलेगा, एक्सपेंस। क्या निकलेगा? जैसे स्टेशनरी के लेजर में आपने कहा जी स्टेशनरी ओपनिंग पड़ी थी, इतनी खरीदी, इतनी पड़ी है क्लोजिंग में भी, तो बाकी क्या हो गई, यूज। बिल्कुल ऐसे ही क्रॉकरी पड़ी है भाई, कोई ग्लास टूट गया, कोई प्लेट टूट गई, कभी कुछ यूज हो जाएगा, पुराना हो गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग खरीदा और बैलेंसिंग क्या है, एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस कहां जाएगा भाई, ये एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। ये केटरिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि केटरिंग का स्टॉक इधर पड़ा है, अब इसका भी ब्रॉड डाउन होगा, इसका भी कैरी डाउन होगा, ठीक है जी। इसमें क्रेडिटर के लेजर से आएगा परचेजेस, ठीक है, क्रेडिटर में से क्या आएगा, परचेजेस, और यहां पे क्या निकलेगा, बैलेंसिंग। हाँ जी, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा ये केटरिंग सर्विस के अंदर जाएगा और वहीं से फिर इसको यूज करके सेल भी निकालेंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, सही है, ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने, ऐसे ही किया था ना, और कोई हल ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो ये बस ध्यान में रखना था, यहां से एक्सपेंस बनेगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ सेल निकली है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाएगा। ट्रेडिंग, थोड़ा दूर हो जाओ, लिख लें हम यहां पे ट्रेडिंग लिख रहा हूं, ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब वो जो हमारी एक्टिविटी यहां पे क्या है, केटरिंग सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये वहां पे जा रहा है, फर्क समझ आया दोनों में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा बारीक फर्क था इसमें, ट्रेडिंग एक्टिविटी। लो जी, अच्छा जी, सवाल तो बड़ा मजे का लग रहा है, अच्छा था, मतलब कोई ऐसा मसला कोई नहीं था इसमें ज़्यादा। उसके बाद वेजेस हैं, अब खुद से नहीं अज्यूम कर लेना कि ये वेजेस केटरिंग की हैं, क्लब बंद करने पे सिर्फ केटरिंग, केटरिंग एक छोटी सी सर्विस है, अगर उसने अलग से खर्चा बता दिया अच्छी बात है, नहीं बताया तो बस ठीक है, अच्छा अलग से वेजेस नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये वेजेस क्या है बोलो, क्लब की, कैंटीन की नहीं, क्लब की, ठीक है। इनकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो वेजेस आ गई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है जी, सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस डेबिट, और ये सन्ड्री यहाँ पे कैश में, तो कैश का अकाउंट आप खुद बना रहे हैं कल की तरह, कल था या परसों था, परसों था आई थिंक, ठीक है, मतलब लास्ट पिछले से पिछला लेक्चर था जिसके अंदर हमने लेयर क्लब वाला सवाल किया था। फिर क्या है जी, रिपेयर टू स्नूकर इक्विपमेंट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कुछ खर्चे हमने कर दिए कैश से, कुछ हमने बैंक से किए, बैंक वाले नजर आ रहे थे, कैश का हमें लेजर बनाना पड़ा। ले जी, ये भी हो गया, ओके। और यहां पे क्या गिवन है जी, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग, तो रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग लेजर आपने ओपन किया होगा, यानी जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग लेजर ओपन करते हो ना, तो रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्रेडिटर्स का, स्टॉक का, क्रॉकरी के स्टॉक का, ये सारे लेजर आपके ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है, ठीक है। अब पूरे सवाल में कहीं पे कैश का जिक्र नहीं है कि कैश कोई ओपनिंग था, ठीक है, या क्लोजिंग था। और एक निशानी ये भी नजर आ रही है कि सारा झाड़ू फेर कर, आदत क्या है हमारी, सारा झाड़ू फेर कर हम दराज में से बैंक में जमा कराने के आदि नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो कैश आता तो है। अब पूरे सवाल में कहीं पे उसने ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं बताया,
तो फिर क्या अज्यूम करूंगा मैं कि हम कैश रखते ही नहीं है, सारे पैसे बैंक में क्या कर देते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, अब ये भी सेल यहां से निकलनी है, कहां से, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल से ये सेल भी निकल आएगी। जब सब कुछ निकल आना है, सब कुछ निकल आना है, तो उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। अब ये आपने अपने सोल्यूशन से देख के बताना है, मैं पूरा सवाल तो नहीं कर रहा। क्या फिगर निकली थी? नहीं सेल की तो नहीं, सेल की तो मैंने टिक कर दी, वो तो निकल आई ना जी। बैलेंस हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये मैंने लिखा है, ओपनिंग जीरो क्लोजिंग जीरो, ये मैंने लिखा है। एक दो वैसे वैसे गपशप लगाते हुए एक दो बीच में लिख दिए तो लिख दिए, वरना मैं बेसिकली इनको लिखने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, हाँ जी, बैलेंस नहीं हो रहा, कितना, 7-2, ओए होए होए होए, क्रेडिट तो हो रहा है, पता नहीं डेबिट कहां हुआ, तो कहां हुआ, बिल्कुल वैसे ही सवाल हुआ था, वो मैं बताता हूं। ठीक है, यहां से तो पूरा निकलना है ना, इंश्योरेंस वाले तो बाद में आके आपको हेल्प कर रहे हैं, इसने तो चूना लगाया ना, तो कैश तो क्रेडिट पूरी अमाउंट से होना है। ठीक हो गया, ओके। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं जी, जाओ यार जी, इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री चेक करिएगा, इसकी एंट्री चेक करिएगा, कैश क्रेडिट, बिल्कुल अब नॉर्मल लॉस की एंट्री सिखाई हुई है आपको, इन्वेंट्री के भी, कैश के भी, फिक्स एसेट के भी, एक जैसा था ना। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ, 7242, तो नजर आ रहा है, हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई इंश्योरेंस वालों ने कोई पैसे दे दिए तो कैश नहीं दिए, इंश्योरेंस वालों ने कोई पैसे दे दिए तो कैश नहीं दिए, वादा कर लिया तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और अगर इनमें कुछ भी ना हो तो यहां जीरो कर देना। पर आखिरी पॉइंट में क्या लिखा था, क्लब हैज अ फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब नुकसान के अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है, कैश की भी लोग कराते हैं, फिक्स एसेट की, व्हीकल की, प्लांट मशीनरी की, लोग एम्प्लॉयज की, लेबर की कराते हैं इंश्योरेंस। को नुकसान हो कल को तो वो उनका इलाज कराने के लिए भी इंश्योरेंस हो, वो केस ना करा दें जाके हमारे खिलाफ, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कराई होती है। ठीक है, तो कैश की भी इंश्योरेंस होती है, लेकिन अब प्रीमियम के हिसाब से एक अमाउंट तक एनपीओ को वो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रीमियम के हिसाब से एक अमाउंट तक कवर देते हैं ना। तो मसलन जो प्रीमियम ये पे कर रहे थे उसके हिसाब से इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कवर दे रही थी, अगर कोई 10 लाख तक आपको चूना लगा जाएगा तो वो हमारी इस पॉलिसी के अंडर रिकवरेबल है। उठा लिया फिर तुम्हें से, साथ हो जाओ। ठीक है, तो अब 1000 तक वो कह रहा है कोई डेफिशिएंसी आए तो 1000 तक रिकवरेबल है अंडर दिस पॉलिसी। अब पॉलिसी है, लिखा हुआ है उसमें ना, अब होगी डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब 1000 रुपया जो है, कितने गया, 1000 रुपया जो है वो हमें मिल गया इंश्योरेंस वालों से, तो बाकी फिर क्या हो गया जी, हमारा नुकसान इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 6242। ठीक है जी, अब वो जो आप इनकम एक्सपेंड, ये तस्वीर यहाँ से ऐसे आएगी ना एंड पे, बाकी तो सब हो गया। तो ये ऐसे आपका सवाल चल रहा है ना जी, मिसाल के तौर पे ये मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बनाया आपके लिए। तो जी, अब इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एन ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में ले जाना। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके भी एक्सट्रैक्ट्स आपके सामने हो, ये भी एक्सट्रैक्ट्स ही थे जी, मैंने सिर्फ अभी तक रिजर्व फंड, लेकिन इसकी डिस्कशन अभी होनी बाकी है क्योंकि आज इसी का डिस्कशन है इंशाल्लाह। ठीक है, इतने छोटे सवाल हैं, ट्रायल वाले इतने जल्दी हो जाते हैं आपके लिए कि वो मैं आराम सुकून से डिस्कशंस करके फिर वहाँ पे पहुँचूंगा, थोड़ी डिस्कशन करके एक सवाल करेंगे, फिर वापस डिस्कशन पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इनकम एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं ना जी, तो ये आर का एबनॉर्मल लॉस इधर आना, क्या है जी, मिस अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल यूँ लिख दो, मिस अप्रोप्रिएशन या फ्रॉड एक्सपेंस, ये क्या है जी, हमारा एबनॉर्मल लॉस है। कितना है जी, 62, हाँ ये इधर आएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। ठीक है, और कैश में से तो माइनस होकर कैश वैसे ही क्या हो गया हुआ है, जीरो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसके अंदर, और इस सवाल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ है ऐसी जो काबिल डिस्कशन हो। फिर भी जो आप लोगों ने चूंकि ये सॉल्व किया था, कौन सा पास पेपर है ये, पास पेपर 2, नाम है इसका एग्जेक्टिव क्लब, पेज है
777। तो इसमें फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया, फिर ज़रा दोबारा बताएं। आप जो देखो पढ़ने वाले पहले से आए हुए थे, सब बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे। अब जो बाद में है पढ़ने वाले ही नहीं है वो। देखो इधर से तो अगर ये भी आपने देखना है तो मतलब इसका कोई फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन चलो ये मैंने थोड़ा सा ये लिखा है, फिर ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। फिर ये हमने कुछ ऐसे ही एक्सट्रैक्ट से बनाए हैं। मुझे जो ज़रूरत महसूस हुई है मैंने वो। बहरहाल अगर कोई सवाल है तो पूछें जी। क्लियर है ये? चलें अब सी व्यू पे आ जाएं जी। सी व्यू पे, सी व्यू पे चल। ये जी क्वेश्चन 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों इकट्ठे क्वेश्चंस आपने करने हैं जब भी, तो आपकी एक टाइप क्वेश्चन की तैयार हो जाएगी, रिवाइज होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको शक हुआ कि फ्रॉड हुआ आपके साथ, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, तो उसमें आपको क्या तरीका बताया जी कि कैश, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई इन्वेंट्री चोरी कर ले मिसाल के तौर पर, तो वो इन्वेंट्री के लेजर में फिर ऐसे करना पड़ेगा। लिख देना सवाल के अंदर कि जी इन्वेंट्री मिस अप्रोप्रिएट हुई है, एम्प्लॉई हमारे जाते हुए इन्वेंट्री चोरी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, शक है हमें, तो उस सूरत में ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस क्रेडिटर से आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल कहीं से आएगा, यानी सेल देगा और कॉस्ट ऑफ सेल निकलवाएगा, तो ओपनिंग, क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज मिल जाएगा। फिर लेजर को चेक करेंगे, बैलेंस हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पे जो पड़ा होगा वो इन्वेंट्री क्रेडिट तो एम्प्लॉयज का जेब, एम्प्लॉयज का बैग, हाँ वो डेबिट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, ये 2-3 दफा बस कैश की मिस अप्रोप्रिएशन वाला सवाल इसने कराया। जी बेटा इसकी बात करते हैं, नहीं वो डिस्कशन आज अभी शुरू करते हैं। वो बस इस आई कैब ने इसको शायद 1-2 बार इतना टेस्ट किया हुआ है, एक स्टेप इससे आगे गया हुआ है, लेकिन इसमें जो बात की थी वो उसने खुद ही बता दी थी कि जो डोनेशन आया है 3000 वो हमने क्रेडिट कर दिया बिल्डिंग रिजर्व फंड में। ये इक्विटी आइटम नहीं है, ये लायबिलिटी है, इसके बारे में अभी बात होगी, इसी की बात ही करनी है आज। तो सवारियाँ पूरी करते हुए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, आइवर डिस्कशन करते हैं। और सवारियाँ क्या पूरी करना तो था ही ये, लेकिन गल लंबी होती चली गई, ठीक है। तो ये जनाब ओके हो गया हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पहला सवाल ओके है, दूसरा ओके हो गया, तीसरा करवा चुका हूँ, चौथा कौन सा है जी? ओके, तो ये टफ सवाल थे, वायलन वाला ज़रा टफ सवाल था कल किया, ये किसी वक्त देख लेंगे, ये बड़े मज़े का सवाल है। ये सवाल क्या है जी कि वो आग लगी है और अकाउंट्स जो है ना वो जगह जगह से जल गए हैं, मतलब जैसे सेक लगता है, फटाफट उठा लिया हमने, लेकिन थोड़ा सेक लग जाता है, काले हो जाते हैं जगह जगह से, तो ये जगह जो है ना काली हो गई है, इधर से वो फिगर्स नज़र नहीं आ रही, तो मिसिंग फिगर्स निकालनी है जी। जैसे लेजर बना के आप पहले निकाल रहे हैं वैसे ही निकल आएंगी। ये करेंगे किसी वक्त, एंड पे आपको दे दूंगा होमवर्क डिस्कस क्या। ये सवाल मैंने आज करवाना है आपको, ये होमवर्क में दिया था, कैसा रहा? आसान था। लो भाई, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक एनपीओ का सवाल इस तरह का आना है, मेरी असेसमेंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ग्रिड में से सवाल फाइनल अकाउंट्स का आना ज़रूरी है, उसकी अपनी ग्रिड। फिर कैश फ्लो का सवाल पिछली बार उन्होंने छोटा दिया हुआ है, छोटा सवाल था, तो इस बार मोटा सवाल होना ज़रूरी है। और पीपीई के बारे में मुझे बहुत खतरा लाक हुआ है, क्योंकि पीपीई का नोट बड़ा रेगुलर आइटम रहा है और पिछली बार IAS 38 ने आकर उसकी जगह भी ली और फिर आके चला भी गया। अब तो अगर वो ना भी गया होता IAS 38 तो इस बार पीपीई ने वैसे ही हॉट फेवरेट हुआ होना था, क्योंकि बारी उसी की बनती थी, और अब तो वैसे ही मैदान खाली हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन ये शायद 3 बना दे। IAS 8 प्लस इक्विटी लास्ट टाइम भी बड़ा सवाल आया है, तो 50-50 में आ गया हूँ मैं उसके बारे में। IAS 8 जैसे बार्ड लिमिटेड वाला सवाल लंबा सवाल था ना, वो नहीं, जैसे पफर लिमिटेड वाले छोटे सवाल थे, ठीक है, वो इस टाइप का सवाल, 2 तरह के सवाल आते हैं उसमें से, देखे ही आपने। तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 8-10 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 15 से 18 नंबर का, ठीक है। अब चूंकि लास्ट टाइम वो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर अब मैं 50-50 हो गया हूँ उसके बारे में। ज़्यादा चांसेस अब मुझे पीपीई के लग रहे हैं वो नहीं आया। फाइनल अकाउंट्स और कैश फ्लो तो वैसे ही आने होते हैं, ठीक है, अगर ना आया हो पिछली बार। फाइनल अकाउंट्स इज द मस्ट, ठीक है। फिर कैश फ्लो का सवाल पिछली बार उसने 6 नंबर का थ्योरी पूछी हुई है, तो फिर वो भी हॉट फेवरेट हो गया। तो बहरहाल इसमें फिर एनपीओ में
एनपीओ में नो डाउट ये T2 में चला गया, लेकिन बहरहाल असेसमेंट है, आगे पीछे हो सकती है। तैयारी मैंने अभी तक कोई छोटा सवाल आपको नहीं कराया सारे बड़े सवाल हैं। तैयारी पूरी कराऊंगा आपको, फिर एंड पे बताऊंगा कि जी देना जरा यार टेप इसमें से वो जहाँ डाली थी ना उस दिन, पता नहीं किसने, हाँ इधर कहीं ढूंढो, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, असेसमेंट अपनी। लेकिन जाहिर सी बात है पेपर तो मैंने बनाया नहीं, तो प्लस माइनस हो सकता है। ला दे दे यार, मैं खुद ही ढूंढता हूँ। ला दे दे, वो भाई ने नए नवे पासे सट्टे ऐसी पाई ने जी। क्या यार नहीं लग रहा, क्या अप्लाई, क्या मतलब हमें इतना दूर रखते हैं ऐसी चीज़ों से, हमसे मतलब हमसे बहुत दूर ही है एग्ज़ाम, हमसे बहुत दूर, मुमकिन ही नहीं है भाई। टेप भी आगे पीछे हो गई यार, ऐसे कोई यार टेप ला दे जल्दी से, कहीं से भी ला दे। अगली भी पाटे बैठे हैं, जज्बात से आगे। क्या मैम ने कब उतारी थी? उतारी नहीं थी, चलो गुजारा हो गया। अच्छा बेटा, ऑरेकल फैमिली क्लब शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस करना भी एक आर्ट होता है, ठीक है। कितने नंबर का सवाल था ये? नंबर नहीं है, नंबर कोई नहीं, नंबर नहीं है तो अभी निकाल लेते हैं नंबर। इसके मेरे ख्याल में 8 नंबर होंगे या 9 नंबर होंगे, अभी देखे लेते हैं जी। कौन सी अटेम्प्ट है जी? ऑटम 22 है तो स्प्रिंग 23 में हमने इसको देखा होगा, किया होगा। ये है ना ऑटम 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 ये जी 10 नंबर का, ये ऑरेकल फैमिली क्लब, ये सवाल है जी, ये 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलो तो इस पे लिख लो अपने पास 10। तो आपने तो फिर जनाब घंटा लगा दिया होना इस पे कि जी नंबर तो है कोई नहीं, चलो खुले डुले काम करें। कितनी देर में हो गया था? सिर्फ क्या बना दो जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बेसिकली ना जी कैश फ्लो का टॉपिक जो था ना, उसकी हेल्प चल रही है हमारे अभी तक। इसमें भी कैश फ्लो के टॉपिक में क्या कर रहे थे हम? ओपनिंग क्लोजिंग जिन जिन के अवेलेबल, ठीक है, उनका लेजर बनाया, फिर P&L में से इनकम एक्सपेंस निकाल के उसमें डाला। जैसे मिसाल के तौर पे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री के लेजर बने थे ना, ठीक है, और बैलेंसिंग कैश निकला। यहाँ बस मामला थोड़ा सा उलट हो जाना है। यहाँ पे चूंकि उसको इनकम एक्सपेंडिचर बनवाना है और बैलेंस शीट बनवानी है, ठीक है, तो वो कैश देगा नॉर्मली, तो हुआ भी ऐसे ही। ये क्या गिवन है? ऑरेकल फैमिली क्लब वाज फाउंड इन 2021, जनवरी 2021। ओ एक तो पहला साल है ओपनिंग कोई नहीं है, ओपनिंग सारे जीरो हो गए। फिर ये क्या है? रिसीट पेमेंट कैश एंड बैंक, यानी कैश का आना, कैश गिवन है। कैश फ्लो बना रहे थे तो ये ढूंढते थे, अब इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये गिवन है, कैश गिवन, और साथ में इनकम्स एक्सपेंसेस गिवन। तो लेजर कल परसों से लेजर बना रहे हैं, उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लेजर बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंसिंग भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर वो लेके जाना है, तो यहाँ पर भी वही करना था, ठीक है। तो जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो उनके लेजर बनाते हैं। आज कोई ओपनिंग गिवन नहीं है, सारे ओपनिंग जीरो हैं, ठीक है। अब लेजर किसका बनाएंगे? जिसकी एडजस्टमेंट आ रही होगी, ठीक है ना। रिसीट पेमेंट को देखो ना, यहां पे क्या नजर आया आपको? इनकम एक्सपेंडिचर में क्या नजर आया? सैलरीज हैं 700, ऐसे ही है। अब ये एक्रूवल का चैप्टर है जैसे, ठीक है, और यहां पे आए तो पेमेंट में देखा सैलरीज कितनी है, लो फर्क आ गया, आया कि ना आया? कि इनकम है 700, पेमेंट हुई है 600, इसका मतलब कुछ भी पेएबल। ये इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। तो कोई किसी एक तरतीब पे चल पड़ो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बनाया होगा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है। अब ओपनिंग रिसीवेबल कितना है? 0। जल्दी बोलो ना, इतनी देर सोचने वाले कुछ सोए हुए। ओपनिंग एडवांस कितना है? ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर 21 है, हम खड़े 21 में हैं, तो 21 और 22, 21 वाली हमारे साल की, हमारे साल में रिसीव हुई, और 22 वाली क्या होगी हमारे लिए?
भाई लेकिन इस वक्त तो बात हो रही है कैश का आना। एक्रूवल जब करवा रहा था आपको तो मैंने स्टेप 2 में कहा था रिकॉर्ड कैश, और साथ बोला था अन्यवाह। क्या बोला था? अन्यवाह, अंधाधुन। क्या मतलब? कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना कि वो 6 महीने का है हमारे साल का या 6 साल का है, अगले 5 साल भी इसमें आ गए। कैश रिकॉर्ड करते सिर्फ ये देखना है कि हमारे पीरियड में पे हुआ तो रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड कवर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते थे अगर हमारे पीरियड का कुछ हिस्सा पे नहीं हुआ तो पेबल निकल आता था, ज्यादा हो गया तो प्रीपेड। कैश रिकॉर्ड करते हुए हमने अंधाधुन कैश रिकॉर्ड करना होता। तो ये तो सारे का सारा कैश कि सब्सक्रिप्शन डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, तो ये दोनों ही आने थे। ठीक है जी, 2800 भी और 1360 भी, कितना बनता है? 2800 जमा 1360। ठीक है जी। यार ऐसे तो चलो खैर मैं ये करवा नहीं रहा सवाल, बस ऐसे ही गपशप लगाते हैं कोई चीज़ में, कोई अगर इसमें मसला आया हो तो। आया नहीं होना इंशाअल्लाह जी, क्योंकि अब आपका लेवल बड़ा होता जा रहा है रोज बरोज 41। ठीक है जी। उसके बाद अब इनकम एक्सपेंडिचर उसने दिया तो इनकम में सब्सक्रिप्शन इनकम आ रही है। आप खुद से तो नहीं अज्यूम कर रहे हैं कि गलती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो ये सरप्लस, अच्छा ये सरप्लस आ रहा है। डेप्रीसिएशन, रेंट, सैलरीज पढ़ लेना एक बार। इनकम ओ लाइफ टाइम मेंबरशिप भी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 3-4। अब इनकम के लेजर में इनकम किस तरफ आती है जी? इनकम एक्सपेंडिचर से मिल गई हमें, कितनी है जी बोलो? 34, ये 3450 इधर आ गया। और क्लोजिंग, क्योंकि उसने आज बैलेंस शीट बनवानी थी तो हमसे ये निकलवा रहा है। ठीक है जी, लो भाई अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? मुझे लग रहा है इधर आ रही है, ऐसे ही है। ठीक है, अब ये तरतीब थी इस सवाल की, जरा डिफरेंट तरतीब, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है तो उसके लिए उसने फिर डेटा उस हिसाब से, जरूरी नहीं ऐसा डेटा हो, डिफरेंट डेटा देकर भी ये बैलेंस शीट बनवा सकता था सिर्फ। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट बनानी है आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपने। एडवांस है ना? बिल्कुल है, ठहर जाओ। ये 1360 तो सारे का सारा ही भाई एडवांस था, सॉरी, यानी कि इसमें से ये तो एडवांस हो गया। अब बाकी कुछ सर्विस दे ली होगी ना तो उसकी इनकम नहीं आएगी, रिसीवेबल निकलना है। ठीक है, ये बैलेंस ही नहीं, बैलेंस किस तरफ आना है, सॉरी जी 650। अच्छा अब इधर देखो, फंड्स, फिर एनसीएल, सीएल, एनसीए, सीए, ये बैलेंस शीट है आपकी। अब सब्सक्रिप्शन इनकम है, नहीं बताया वो अगले 5 साल की इकट्ठी आ गई है तो खुद से नहीं अज्यूम कर लेना नॉन करंट। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और इधर सब्सक्रिप्शन इन एरियर। ठीक है, एडवांस तो सवाल ने बताई थी और एरियर हमने निकाल ली। ये इस तरतीब पे चल रहा था सवाल, ऐसे ही किया था। कितने बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट किया है? बस इंशाल्लाह पास है खड़े हाथ वाले, और नीचे हाथ वाले इंशाल्लाह आज कर लें तो वो भी अल्लाह पास कर देंगे। उस्ताद लालची होता है, आपको बताइए इस मामले में जी। ज्वाइनिंग फी रिसीव हुई है और यहां कहीं पे उसने इनकम में नहीं डाली हुई, कहीं डली हुई है जी। अच्छा अब देखो, ज्वाइनिंग फीस जो होती है ना, इसके बारे में या तो वो खुद बताए कि ज्वाइनिंग फी आज हमने ली है और वो अगले 10 साल पे हमने आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनानी है। ठीक है, लाइक लाइफ टाइम मेंबरशिप। अगर ऐसा नहीं है तो ज्वाइनिंग फीस एक ही दफ़ा इनकम बना लेनी चाहिए। ठीक है, अब लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में अगर उसने अलग से बताया हुआ तो इसका मतलब ज्वाइनिंग फीस वही थी जो इनकम बन गई, तो उसने फिर कहाँ पे इनकम डाली हुई है? तो आपको क्या लगा फिर ये क्या है? एक मिनट जी, उसमें क्या पे हुआ, जहन में क्या आया? देखें वैसे तो ज्वाइनिंग फी को इनकम में डाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप ज्वाइनिंग फी को आहिस्ता 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 आहिस्ता, देखें ना, ज्वाइनिंग फी आपने ज़िंदगी में एक बार अपने मेंबर से लेनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको उसी साल में इनकम में डाल दें, चाहे तो उसको अगले 5 साल में इनकम में डालें। ठीक है, तो अगर सब्सक्रिप्शन भी अलग से आ रही है, सब्सक्रिप्शन भी अलग से आ रही है और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी अलग से आ रही है, तो फिर ज्वाइनिंग फीस रिसीव तो कर लिया उसने,
इसको इनकम में क्यों नहीं डाला? उसने कहां पे? अच्छा अब देखो, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये गलत तो अज्यूम कर नहीं सकते, खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि उसने गलती की, अनलेस कि वो कह देता कि हमसे गलती हुई है। ठीक है, बहरहाल अब इसमें इशू ये है कि जब आपने यहाँ पर अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो यहाँ पे जनरल फंड्स में आना है, ऐसे ही है सिर्फ। ठीक है, जनरल फंड्स में आना है, ऐसे ही है। अब जनरल फंड में, जनरल फंड ने जो आना है उसके अंदर इस सरप्लस ने तो ऐड होना ही है, इस सरप्लस ने ऐड होना होता है ना। अब अगर आपने इसको इनकम में डाला होता तो ये जनरल फंड के अंदर आ जाता। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इससे ट्रीटमेंट जो भी किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सिंपल कि आपका जो जनरल फंड ओपनिंग तो है कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ आपके पास क्या आना है, सरप्लस नहीं आना है। ओपनिंग तो जीरो था ना, कहीं पर उसने ये भी नहीं बताया कि शुरू करने के लिए कोई पैसे हमने लगाए, ठीक है, कहीं पे आया हो ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली फिर ये काम ही यहीं से शुरू हो रहा होता है। ठीक है, तो बहरहाल मैं तो यूं कहूँगा कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, आप यहाँ पे लिखें सरप्लस। सरप्लस आया ना, सरप्लस कितना है वैसे? 2300। तो जनरल फंड में ओपनिंग जीरो था, सरप्लस कितना आ गया? 2300, 2330। और ये जो ज्वाइनिंग फी है ये भी तो आपकी इनकम ही है, कितना? ये भी इधर डाल दें। अब ये मजबूरी इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह करना पड़ा कि उसने इनकम नहीं बनाया था। ठीक है, तो इनकम वो बनाता भी तो कहाँ जाना था? सरप्लस ऐड होकर जनरल फंड। हमने कहा ठीक है जी, हम भी ऐसे कर लेंगे। कितना आता है? 44। सरप्लस तो इससे ऊपर हो नहीं सकता जो सवाल में उसने निकाला हुआ, सही है ना, सरप्लस तो यही था। अब अगर उसने ज्वाइनिंग फी को इनकम में डालना चाहिए, अनलेस के सवाल खुद क्लियरली बता दे। ठीक है, उसने पता नहीं क्या किया है, पता नहीं क्यों नहीं डाला। असल में दरअसल उसने डायरेक्टली इसको इक्विटी बनाया। यूं कह लें या यूं कह लें, जैसे बिजनेस शुरू होता है ना, जैसे सी व्यू क्लब के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्पॉन्सर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, पता नहीं 50 मिलियन का कितना, जहां से फिर काम शुरू हुआ है। तो उसको आप इनकम बनाएं, उसको आप जनरल फंड में डायरेक्ट डालें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं था, इसलिए जनरल फंड के अंदर उसने बेसिकली इसकी एंट्री फिर यही की हुई है, ज्वाइनिंग फीस की। प्रॉबेबली करना ये चाह रहा है, करवाना ये चाह रहा है, बल्कि यूं कह लें आपसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपने रिसीट पेमेंट को डेबिट किया और जनरल फंड को क्रेडिट कर लिया। क्यों क्रेडिट किया जी? कि काम शुरू भी तो करना था। क्या एनपीओ बगैर किसी पैसे के शुरू हो जाती है? और कुछ खर्चे तो शुरू में पैसे लाने ही पड़ेंगे ना। ये जिन लोगों ने मिलकर बनाया था, हमने मिलकर स्पोर्ट्स क्लब बनाया था, तो हमने कुछ पैसे तो इकट्ठे करके ही काम शुरू करना है कि नहीं करना? बगैर इसके तो नहीं शुरू होता ना काम। तो इसलिए ये जनरल फंड के अंदर डालना भी चाहिए असूली तौर पे। जैसे मैं आपको आज अभी सीबीओ वाले सवाल में जाके दिखाऊंगा कि कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे स्पॉन्सर्स इकट्ठे। ठीक है, और सही है। ये जो आज का लेक्चर है ना, इसका मकसद सिर्फ क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पे, ये अभी तक जितना चला है सिर्फ हमारा इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है वो। ठीक है, तो ये जनरल फंड में ऐड करना है। अब इसको आप सबसे पहले लिखें, ये कहते हुए कि जी सबसे पहले तो ये 2100 ज्वाइनिंग फीस लेके हमने काम शुरू किया, उसके बाद दौरान साल फिर कुछ और इनकम्स हुई और कुछ एक्सपेंसेस हुए और सरप्लस इतना आया, तो ये हमारा क्लोजिंग जनरल फंड है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी पुरानी तरतीब पर रहें तब भी ठीक है। क्या करना पसंद करेंगे? मैं तो कहता हूँ यूं, 2100 रुपया ज्वाइनिंग फीस आई और सरप्लस कितना आया फिर, तो ये हमारा फंड बन गया ना। जैसे हमने वो, मैंने कहा था पहली दफा जब क्रिकेट शुरू की तो हमने कितना कितना इकट्ठा किया था, हजार इकट्ठा किया था, हजार इकट्ठा किया था और हमारा 10,000 आ गया, पता नहीं 5 जितना भी इकट्ठा, पहले ज्यादा पैसे किए थे। अब उसके बाद फिर काम चल पड़ा है, कभी हमारा उसमें से 1000 बच जाता है, कभी 2000 बच जाता है, कभी ज्यादा लग जाता है, कभी कम लग रहा होता है, फंड चल पड़ा। पहली बार पैसे ज्यादा लाने पड़े थे क्योंकि विकेट्स भी लेनी थी, बैट शेड भी लेना था, पहली बार ज्यादा बॉल्स इकट्ठी लेनी पड़ी थी, टेप, तो पहली बार खर्चा ज्यादा हुआ था ना हमारा, तो ये उस तरह से है। ठीक है, तो ये जनरल फंड में आ गया। प्लस कितना था? 2330। तो बहरहाल क्लोजिंग जनरल फंड ये बनता है। ठीक है जी, और उसके बाद आगे चलते हैं। कैंटीन सेल्स सिंपली वो तो यहां पे डेबिट हुई और इधर देखो तो ये नजर प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना था, इसकी भी वर्किंग बनानी चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ट्रेडिंग
कैंटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी आ गई, इसमें सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर जीपी। ठीक है जी। अब उसने क्या बताया जी, कैंटीन सेल्स का कैश आया। अब कहीं पे डेटर्स का जिक्र नहीं है तो फिर सारे का सारा कैश ही सेल्स करते हैं। ठीक है, तो कितनी सेल्स, अब ये 720 इधर आया। अब कहीं पे कोई मार्कअप मार्जिन उसने बताया है, OFC ऑल्सो ऑपरेट्स अ कैंटीन, ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड फॉर, कोई गल नहीं, प्रॉफिट तो आ गया है ना। तो अब देखो कहीं पे कोई स्पेसिफिक खर्चा कैंटीन का, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक खर्चा, सैलरीज, रेंट, डेप्ट, कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना, तो सिंपल बस ये प्रॉफिट। नहीं, सैलरीज तो हैं, लेकिन वो सैलरीज के साथ कोई लिखा हुआ है कि ये कैंटीन की सैलरी है? अच्छा है। सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन अमाउंटेड टू 90,000, वो भी पेमेंट्स में पड़ी है। ठीक है, तो पेमेंट्स के अंदर 700 में 90 भी है। ठीक है जी, वेरी गुड, अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। तो ये क्या है? नहीं बेटा, पेमेंट्स, हाँ सॉरी, पेमेंट्स 640, ये क्या था? अच्छा सॉरी जी, 640 में 90 ये भी है, 640 में 90 ये भी है। अब इसका मतलब यहां पर सैलरीज भी हैं, कितनी जी? 90, और उसके बाद नेट प्रॉफिट सवाल में गिवन है कितना? 30। तो हमें मार्कअप मार्जिन उसने नहीं दिया था, पर उलट कहानी चलानी। तो कितने बच्चों ने वाकई ये जज भी कर लिया था, ऐसे ही चले थे खुद से? कम हो गए, चले खैर, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहें जी। अब रिवर्स चलना है, रिवर्स, ऐसे रिवर्स चलना है। तो नीचे आते हैं, जो चीज माइनस हो रही है वापस जाने, तो क्या करेंगे? प्लस, तो 30 + 90। अब बड़े आए, शॉर्ट क्वेश्चन कहने वाले। अब आसान 10 नंबर थे, लेकिन जिसका ये टॉपिक सर्वे जैसी ग्रिप वाला होगा उसको ये सवाल, बड़े सवालों में फिर गुंजाइश ज्यादा होती है, यहां पे तो गुंजाइश ही कम हो जाती है, नंबर कम हो गए ना। ठीक है, तरतीब से भी ये सवाल थोड़ा सा हटा लेते हैं वो। अब देख लो, कॉन्सेप्ट वही, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ी। तो जिस टॉपिक, कॉन्फिडेंस तभी आता है, तो टॉपिक पे अच्छी ग्रिप होती है, कॉन्फिडेंस होता है, फिर ऐसे सवाल आपको हंस के करते हैं। 10 नंबर का सवाल है, 10 मिनट में हो जाना है, 8 मिनट बच के निकल जाने हैं, वरना छोड़ के जाएं, हो जी ये तो मिसाल के तौर पे सर ने कहा था ये लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में आएगा, या फलाना शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में आएगा, तो चलो शॉर्ट वाले को छोड़ दें, बस फिर 60 नंबर छोड़ के जा रहे हैं। बेतुकी बात है, आसान सवाल होते हैं उल्टा इसमें। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जो छोड़ोगे इंशाअल्लाह जरूर आएगा, और फेल भी करा देगा साथ में। ठीक है ना, छोड़ना क्यों है? जब सब करवाया है तो करके जाएं। तो इसीलिए तो मैं अभी एक बार सिलेबस पूरा किया, एक बार फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ चीजें। फिर आप लोग जो है वो एनपीओ, मतलब वो कम से कम एक सवाल हर टॉपिक का, 2 सवाल होते चले जाए कम से कम। ठीक है, ताकि आपको पता लगे हमें कुछ भूला नहीं है। आखिरी महीने बस मेहनत करनी है, लेट गो नहीं करना है सारी मेहनत को जी। 120। अच्छा, अब बैलेंसिंग आएगा यहां से, क्या जी? 600। पता नहीं ये मैं क्यों बनवा रहा हूं, कोई जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत थी जी? देखें भाई, पेमेंट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है सैलरीज, रेंट। अच्छा, ये 640 में से अब ध्यान रखना, मिसाल के तौर पे वो भी काम कर लेना। अब सैलरीज का लेजर अलग बनाएं, सैलरीज। ठीक है, सैलरीज में एक्सपेंस का लेजर है ना, तो इसमें ये रिसीट पेमेंट में जो 640 आ रहा था, उसमें से 90 आप ले गए कहीं और, पता है ना आपको? अच्छा, ओपनिंग तो होना कोई नहीं, इधर लिखो, ओपनिंग तो है नहीं ना। ब्रॉड डाउन कितना है जी? प्रीपेड तो पेएबल, तो इसलिए ओपनिंग लिख रहा, जगह बचा रहा हूँ। तो रिसीट पेमेंट जी 640 माइनस 90, 90 क्या है? वो तो ये चला गया, यानी इस 90 की एंट्री आपने की है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। बेसिकली इसके 2 टुकड़े हो गए ना, 90 और बाकी 500। अब ये ये अलग अलग एंट्री होगी। ठीक है, 90 की एंट्री क्या पड़ी? सैलरीज डेबिट, बैंक क्रेडिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, और इस 550 की एंट्री क्या बनी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। बात समझ आई है? ये 2 अलग अलग एंट्रीज हुई, मतलब डेबिट तोड़ दिया हमने, क्रेडिट तो एक ही जगह पड़ा है। 90 की एंट्री क्या है? सैलरीज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। और 550 की एंट्री सैलरीज का लेजर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सैलरीज पे हुई हैं,
जबकि वो कह रहा है सैलरीज इनकम, अब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरी सिर्फ वही पड़ी है क्लब वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस की फिगर नजर आ रही है, इनकम एक्सपेंडिचर से उठाई कितनी जी, 700। अब क्लोजिंग बैलेंसिंग इस तरफ आ रहा है, तो ये पेएबल है 150, तो ये करंट लायबिलिटीज में आ गया 150। ये बात समझ आ रही है। तो बैलेंस शीट बनानी थी आपने, जबरदस्त सवाल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, तो सही है, और बात समझ आई है। अच्छा चलें, तो कैंटीन सेल होगी। अच्छा ऐसे ही लाइफ टाइम मेंबरशिप का भी अब करते हैं कुछ, इसको भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ज़रा चलो इसी को ही देख लो। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप की अगर बारी आ जाए, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में क्या हुआ जी, इसका लेजर तो आपको बनाना आता है। अच्छा बेटा देखो, लाइफ टाइम मेंबरशिप एक लाइबिलिटी बनाई थी हमने, ऐसे ही है ना, बस ओपनिंग जीरो है, मुझे ये पता है। उसके बाद रिसीट्स पे कितना है, 1800, पहला ही साल है, और ये वैसे भी रिसीट पेमेंट फॉर द ईयर है ना, तो इस साल में कितना रिसीव हुआ, तो रिसीट पेमेंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट 1800। और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम कितनी बनाई आपने, कुछ नहीं करना था यार, बहुत आसान, ठीक है, कितनी इनकम, कितने वे ये 360, ठीक है, तो 360 आपने इनकम बना लिया, तो बाकी क्या है, कितना। अच्छा अब कोशिश करें तो करंट नॉन करंट तोड़ सकते हैं, कैसे, अगर 360 इस एक साल में इनकम बना 1840 में से, तो चेक कर लो क्या रेट है, 360 बटा 1840, वैसे से चेक करा रहा हूं, कितने परसेंट बनता है, 19 पॉइंट। अब यही इसी हिसाब से वैसे ये 20% होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर क्या अजम्पशन लें कि ये इनकम एक साल में बनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता यही इसी रेट के ऊपर इनकम बनेगी, शायद राउंडिंग का डिफरेंस आ गया हो। उसने सारा नॉन करंट में लिखा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कहीं पे ये नहीं बताया हुआ कि कितना किस रेट के ऊपर इसने इनकम बनना है। लेकिन सादा सी बात है, 1840 में से 360 इनकम बना है, तो क्या 1480 सारा अगले साल इनकम में चला जाना है, ये तो है। तो 360 भी ले सकते हैं, ऐसे करके रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अजम्पशन ले सकते हैं आप, छोटी सी पर्चे के अंदर बोल सकते हैं कि जी इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट 360 यही जाएगा, ठीक है, अगले साल इनकम में। तो यहाँ पे हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप और लाइफ टाइम मेंबरशिप तोड़ के लिख दिया। अब किसी ने इसको तोड़ के नहीं लिखा और ये लिख दिया इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमने इसको अज्यूम किया कि ये सारा ही नॉन करंट पड़ा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन किसी ने कर दिया, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए वो कर सकता है। तो 380 कर लें, 360, अच्छा जी, ठीक है जी, तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। बाकी किसी ने सिर्फ नॉन करंट में रख दिया, नोट डाल दिया, ठीक है, किसी ने इस तरह से 19% करके 19.56 किया, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा 19.5, 20% आ जाता ना, मज़ा आ जाता ज़रा, मतलब बनाने वाले ने ज़रा ध्यान नहीं किया, वरना सिर्फ इस फिगर को थोड़ा सा सेट करते हैं ना, ठीक है। 1840 का 20% कितना बनता है वैसे, हैं, बस 368 करना था, शायद गलती से 360 लिख गए होंगे, 368 लिखते ना तो बेहतरीन हो जाता, फिर यहाँ से बंदा कहता कि इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, चलने दो फिलहाल इसको ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट ले जी, ये सभी हो गया, सैलरीज हो गई, रेंट में कोई मसला, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रेंट आपके पास एक्सपेंस 760 आ रहा है, और रेंट आपने पे कर दिया 990, तो प्री पेमेंट आ गई, ठीक है। फिर इक्विपमेंट आपने ख़रीदा है, इक्विपमेंट 2560 का ख़रीदा है, तो इसकी अब सवाल में चुप है, तो अच्छा डेप्शन आ रही है, गुड, 200 बुक वैल्यू नेट करके बना सकते हैं, ऐसे ही है। आमिर भाई मैंने कहा था उससे कहीं टेप ला दें, कहा था, आ गई है, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो इसके बाद करते हैं, अब चल रहा है काम जी। तो डेप्रिसिएशन से नेट कर दिया इसको, उसके बाद 10% फिक्स डिपॉजिट। अब ये क्या है, ये किसी एसेट के लिए एडवांस नहीं दिया पैसों में, तो वो पैसे, वो डिपॉजिट जिस पर 10% रिटर्न आना है, तो ये डिपॉजिट आपने जमा करवाया है, ठीक है जी, तो ये इस पर इनकम भी आ रही है। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना जी। ये क्या है, ये आपका एसेट है, तो इसका
मैं अकाउंट ना भी बनाऊं तो काम चलेगा। बहरहाल ये क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट, ये एक एसेट है। ओपनिंग कितना डिपॉजिट था? कोई नहीं था बेटा, कोई नहीं था, ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड आपने रिसीट पेमेंट से पैसे निकाल के इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 2020 रुपये, और दौरान साल कोई वापसी इसमें से हुई है? नहीं नहीं, इनकम अलग चीज़ है ना, इसीलिए कह रहा हूँ इसमें से कुछ पैसे निकालें नहीं, तो ये कैरी डाउन कहाँ नजर आना चाहिए? अब फिक्स डिपॉजिट है, नॉन करंट में रखें, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो है, नहीं बताया तो आप कहें जी अज्यूम किया मैंने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी इनकम अलग है, ठीक है, इसकी इनकम अलग है। ये इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनेगा। कोई ओपनिंग में रिसीवेबल अनअर्न तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंटरेस्ट नेवर पेड इन एडवांस, ठीक है ना। तो ब्रॉड डाउन कोई भी नहीं था। और इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम में पड़ा है कितना? अब इनकम के लेजर में कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश तो इस तरफ आता है, तो इनकम आई इधर कितनी? 150। अब रिसीट पेमेंट में हमने रिसीट्स के अंदर देखा तो कोई कैश नहीं आया, तो फिर ये क्या था? ये बात समझ आई है? एक्रूअल, ठीक है। एक्रूअल ने जान नहीं छड़ी मटर ने, ओके। उसके बाद क्या रह गया जी? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए पेमेंट की है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग की कहीं डेप्रिसिएशन नजर नहीं है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, ठीक है। तो हाँ, इसको क्या कहेंगे हम? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये 1500 लग चुका है, इसकी एंट्री CWIP डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट होगी, ठीक है। देखो अब छोटा सवाल था, लेकिन ऐसा पैकेज था, छोटी पैकिंग में इतना बड़ा पटाखा था ये, ठीक है ना जी। अखीर कर दी थी इस सवाल ने, हर चीज़ इसने डाली हुई है इसमें। तो कौन कहता है कि शॉर्ट सवाल जो है वो आसान होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कर लिया, 70-80% कर लिया, ये बड़ी बात है। अभी तो शुरू था, अभी तो मैंने तो कंक्लूड नहीं किया था इस टॉपिक को। वैसे हो गया कंक्लूड समझो तो, लेकिन मैंने तो नहीं किया अभी, मैं तो अभी लगा रहा हूँ। आज का दिन अभी लग रहा है, कल का दिन लगेगा, परसों जाके कहीं देखेंगे कि फिर इसको सवाल खत्म हुए इसके, तो फिर थेरी इसकी फिर भी रहती होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा जी, कैंटीन परचेजेज कहता रहे, हम तो इसको पेमेंट टू क्रेडिटर कहेंगे, ऐसे ही है। बोलो, पता है अब इसका फ़ायदा क्या है? ये मेरा असूल आज भी चल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे पेमेंट नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पे आपको यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल मिली थी ना जी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी निकली थी? 600, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल किस लेजर में से निकलती है? इन्वेंट्री के लेजर में होती है, नहीं होती? इन्वेंट्री का लेजर बनाओ अगर, तो कोई बात नहीं, क्रेडिटर नहीं है तो 1 मिनट खैर है, अपनी तरतीब तो ना छेड़ें। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी की इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग कोई इन्वेंट्री थी जी? नहीं। क्लोजिंग कोई इन्वेंट्री है जी? सवाल ने नहीं बताया। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है कितनी? 600। अब यहां पर लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कहीं पे हैं नहीं, तो आप अगर लेजर बना भी लेना जबरदस्ती क्रेडिटर का, तो बात वही होनी है, ठीक है। मैं फिर भी इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपकी तरतीब खराब ना हो जी। क्रेडिटर कहीं पे हैं जी? अच्छा लिखा हुआ है, फिर भी मुझे बनाने दो। ब्रॉड डाउन कोई नहीं, कैरी डाउन कोई नहीं, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? कैश में परचेज होती है, तो इसका मतलब जो परचेजेज आएंगी वो सारी की सारी कैश वाली, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ वैसे? ऑल सेल्स एंड, ठीक है जी, मेड फॉर कैश, चलो अच्छी बात है। अब भाई परचेजेस की एंट्री अगर कैश में है तो एंट्री, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री का लेजर बना दिया ना, तो वो उसी तरह से बना लेते थे हम, ठीक है, लाइक परपेचुअल। तो एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, रिसीट पेमेंट में डायरेक्ट। हालांकि ये पेमेंट टू क्रेडिटर था, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया कोई कैश में पेमेंट क्रेडिटर में हम परचेज कर ही नहीं, तो फिर यही बना भी लेंगे डेट क्रेडिटर का लेजर, तो ओपनिंग क्लोजिंग चूंकि जीरो है, तो यही पेमेंट है, यही परचेज निकल आएगी, कोई मसला नहीं है फिर भी, ठीक है। अच्छा जी बोलो कितना? 700। लो जी, अब बैलेंसिंग क्या आया? तो ये 100 रुपया बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है जी। और ये परचेजेस की फिगर भी निकल गई। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस चला गया बैलेंस शीट में, और यहाँ से कुछ रह तो नहीं गया, सरप्लस वैसे उठा लिया है, और एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। तो ये कोई मसला अगर इस सवाल में अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। है जी तो पूछ लें। सो जाओ बेटा, सो जाओ।
बेटा अम्मी नहीं हूँ, नाश्ता करके आया करो। अम्मी भी हूँ, हॉस्टल वाले 7 बजे नाश्ता खुल जाता है ना, करके आया करो। आज छुट्टी थी, वैसे ही है नाश्ते की। चलो कोई बात नहीं, गुजारा करो फिर, ज़िंदगी गुजारे की जगह है। मैं आपको बताता हूँ इसका हल हम क्या किया करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में। रात को एक दूध का डब्बा लेकर और एक बन लेकर रख लेते थे। ऐसे कोई कभी होता था सुबह जल्दी जाना था तो सुबह जनाब वही नाश्ता करके हम आ जाते थे। हाँ पिलाओ यार इनको चाय आज यार, बोल दो उनको। अच्छा जी, सुने सुने भाई सुने, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई मसला है तो बताएं, जल्दी करें यार, मैंने तो पता नहीं केड़ी चीज मुसीबत गले पा बैठे हैं। अब सी व्यू कल कर लें डिस्कस। अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक्रूवल की एडजस्टमेंट थी ना इसमें, वो भरा पड़ा है एक्रूवल से। और उसमें तो मजे की बात यह है कि एक्रूवल भी ऐसा है जैसे रेंट अगले 3 साल का पे कर दिया उसने, तो प्री पेड रेंट है लेकिन उसको तोड़ना है करंट और नॉन करंट में। ऐसे ही फिर सब्सक्रिप्शन है अगले 4 साल की, 3 साल की ले ली, अब उसको करंट और नॉन करंट में तोड़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो ऐसे नहीं दोबारा डाला किताब में, पहले निकाल दिया था मैं जब वो T2 पे चला गया था, अब T1 लेवल पे चला गया था, अब T2 पे वापस आया तो मैंने सवाल फिर डलवाए हैं दोबारा, जिसमें CVU का एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट समझे वही है, ठीक है। चलें जी, देख लें ज़रा इसको दोबारा एक दफ़ा। ये सवाल आपके होमवर्क में है, इस सवाल को आप लोगों ने ये रहा, ये इसको लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया ना पुराना होमवर्क, अब नया होमवर्क मैं आज दूंगा। चलें यार आ जाएं, अब गपशप शुरू करें। आज की जो काम आज करना था किया ही नहीं हमने अभी तक। आपको पता है आपको आज 2 सवाल होमवर्क में मिलने। अच्छा जी, अब थोड़ी बहुत बात आपको आइडिया तो हो ही गई कि NPO जो है उसमें चलना है तो उसके चलाने के लिए कुछ खर्चे उसके इनकर होते हैं, उसको चलाने के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ इनकम्स के सोर्सेज भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अभी 15-20 मिनट तक हम ये पार्ट क्लोज करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इनको फिर मैं ब्रेक दूंगा। तो आपने वो बोल दिए, पॉज करो ज़रा। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ, कल से अपना बंदोबस्त पहले से कर लेना, ठीक है, बता दिया आपको तरीका। ठीक है ना जी, रात को बंदोबस्त करके सोया करो नाश्ते का। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ NPO, भाई देखिए इनकम NPO को चलने के लिए, खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो कहाँ कहाँ से इन पैसों को अर्न कर रही होती है जी। तो सबसे बड़ा जो सोर्स होता है किसी NPO का इनकम का वो होता है डोनेशन। इसको कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, चंदा। एक तो वो चंदा है जो आप है मेरे, और एक ये चंदा है जो आप कंट्रीब्यूशन या डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सोर्स होता है जी ज्वाइनिंग फ़ी। जैसे अभी देखा आपने ज्वाइनिंग फ़ी, जब कोई मेंबर आता है तो कहते हैं जी आप हमें ज़रा मेंबरशिप फ़ी दें, ज्वाइनिंग फ़ी दें, तो ज्वाइनिंग फ़ी या मेंबरशिप फ़ी कह लें इसको। ठीक है जी, ये वंस होती है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये पीरियोडिकली सब्सक्रिप्शन पे होती रहती है, पीरियोडिकली, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो, बच्चे क्यों प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं, आपकी आंख नहीं खुली अभी तक कि कड़क कड़क कर रहा है, आप कह रहे हैं जी चलो हो रहा है तो होने दो जी। सब्सक्रिप्शन, और कल आपने देखा था, हाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है कल। मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये भी एक तरीका है पैसे बटोरने का। लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर कर देते हैं आप, ठीक है जी।
तो अब बीच में आपने ट्रेडिंग भी कह दिया है। ट्रेडिंग एक्टिविटी, फिर मसलन फंड रेजिंग इवेंट्स, कल परसों देखा था ना सवाल में, कोई ऐसा इवेंट कराएं जिससे फंड रेजिंग हो जाए, जिसमें आपने वो नेट कर दिया था रिसीट और पेमेंट साइड पे जो फिगर्स पड़ी हुई थी, ऐसे ही है ना, एंड सो ऑन। बस काफ़ी, अब आपको हो गया जी डिपॉजिट बैंक में करा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, बस ठीक है। तो बेसिकली मैं इस पे आज थोड़ा डोनेशन कंट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। बाकी तो थोड़ी बहुत बात हम करते ही आए हैं सब चीज़ों के ऊपर ऑल। तो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन की बात करने लगा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी टेक्निकल मतलब थोड़ी थोड़ा अंग्रेजी एनपीओ, अंग्रेजी किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, उसमें हैं जी फंड्स डिफरेंट तरह के आ रहे होंगे, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड या एंडोमेंट फंड, ये सारी बातें अब होने जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि एनपीओ अब आपको करना आ गया, सवाल कुछ बचा कोई नहीं है, ठीक है। तो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है जी। एक है जनरल डोनेशन, के डोनेशन देने वाले ने, ये मैं करा के ना फिर ब्रेक करूंगा थोड़ी, ताकि ये थोड़ा सा इसके लिए सांस मिले आपको, तो फिर सवाल के अंदर इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये 10 मिनट 15 मिनट जो लगे, पूरी अटेंशन चाहिए अब आप, क्योंकि मैंने पढ़ाना तो अभी शुरू किया, सुबह से तो मैं सिर्फ डिस्कशन ही कर रहा था आपके साथ, बट वो डिस्कशन भी ज़रूरी थी। कॉन्फिडेंस तभी आता है इस टॉपिक के अंदर, हम इसको तसल्ली से कर रहे हैं, मैंने कोई जल्दी नहीं डालनी, क्योंकि बच्चे अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं एनपीओ ज़रा एंड पे समझ नहीं आया कुछ, मैं खबरदार किसी ने ये बात बोली समझ नहीं आया, मैं पुट्ठा टांग देना, आराम से करो, 10 बार सवाल पूछो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, तो अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, तो जनरल डोनेशंस या कंट्रीब्यूशन, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन अल्टरनेटिवली यूज होता है ना नाम, ठीक है, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, यानी पैसे देने वाले ने कहा भाई हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए अस्पताल को ये पैसे दे दिए हैं, अब आप जो अस्पताल को चला रहे हैं ट्रस्टीज़ वगैरह, ठीक है, अब आप जाने और आपका काम जाने, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें अपनी इस एनपीओ के जो जनरल ऑपरेशंस हैं आप उनमें कर लें, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें आप अपनी एनपीओ के अंदर, बस आप हमसे ही ले लें पैसे। तो जब ऐसी सूरत हाल आए कि पैसे देने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसको जनरल डोनेशन को अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल कंट्रीब्यूशन डोनेशन है, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसको जनरल फंड में डालना है, तो वो उसका तरीका क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में डालें, वहाँ से सरप्लस में डाल के चला जाएगा, और सही है ना, आसान हल क्या है फिर, जब रिसीव हो तो इसकी एंट्री पास करें, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, तो जैसे ही रिसीव हुआ ऐसा डोनेशन, इसको आपने क्या कर दिया जी, इनकम बना लिया, ठीक है, ओके, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, को मसला बोलो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जी कि जो कंट्रीब्यूटरी होता है, कंट्रीब्यूटर डोनेशन देने वाला, ठीक है, जो मुखय्यर हजरात होते हैं, वो डोनेशन देते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, कि मिसाल के तौर पे ये जो मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ जी, ठीक है, ये किसी फलां स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, ठीक है, क्या नाम बताया था तुमने अपना, तहमीज़ ने जो है ना कहा कि जी मेरे हमसाए में हमारे एक दोस्त थे, उनके जो दादाजी थे वो, उनका बड़ा तकलीफ़ देखी हमने उनकी, कि वो आँखों का इलाज नहीं करा सके थे, और फिर बाद में बहरहाल हुआ, बड़ा अरसा वो ज़रा परेशान रहे मेरे दोस्त, तो इसने नीयत की थी कि मेरे पास जब कुछ 4 पैसे होंगे ना तो मैं आँखों के मरीज़ों का इलाज कराऊँगा। तो अब इसने जाके एक अस्पताल को पैसे दिए, उसे कहा इस पैसे से सिर्फ क्या करना है, आंखों के मरीजों का इलाज करना है। अभी हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक मरीज़ जो है उसको अगर आप उसकी आंखों में मोतिया वगैरह नज़र आने में मसला है, तो उसका ऑपरेशन लेंस वगैरह डाल के मसलन 1 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक है, तो इससे कहेंगे 5 लाख रुपया ये देगा, उसके बाद फिर इलाज करेंगे स्पेसिफिक खर्चे के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक खर्चे के लिए भी हो सकता है, या
फॉर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकता है। हजरत गए, हजरत ने कहा भाई बात यह है कि आपने मेरे इन पैसों से सिर्फ जो है वो इस हमारे पूरे इलाके के अंदर ना जी हॉस्पिटल किसी के अंदर कोई बर्न वार्ड नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई आग लग जाए और हादसा हो जाए, कोई बंदा जल जाए, तो हमारे इलाके में कोई ऐसा जो है वो अस्पताल में शोभा ही नहीं है जिसके अंदर हम वो फटाफट उसको ट्रीट कर सकें। तो ये जो मैं पैसे आपको दे रहा हूँ इससे आपने बर्न वार्ड बनाना है बिल्डिंग, ठीक है। या ये भाई साहब आए हमारे क्लब में कहने लगे भाईजान आपके पास कोई टेनिस कोर्ट ही नहीं है तो टेनिस कोर्ट सिर्फ मेरे इन पैसों से बनाएं। यानी कि क्या है, डोनेशन देने वाले जो मुखैर हजरात हैं वो पैसे दे रहे हैं हमारी एनपीओ को और क्या कह रहे हैं, इससे फलां एसेट कंस्ट्रक्ट करें या खरीद भी सकते हैं, ठीक है। हजरत आए, हजरत ने कहा भाई ये पैसे ले लें, इससे सिर्फ वेंटिलेटर खरीदने आपने, तो कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए देते, ठीक है। या ऐसे भी होते हैं महान लोग, क्या नाम है तुम्हारा, अवैस भाई जैसे, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे ना कोई ये आपके हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, तंग भी हैं आप यहाँ पे, तो खैर है अल्लाह पाक बिल्डिंग के भी पैसे देगा, ये जो 7 तो 5 एकड़ जगह नहीं पड़ी हुई, ये सारी जगह जो है ये आप खरीद लें मेरे इन पैसों से, ठीक है। तो ये क्या कर दिया उसने, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लेने के लिए फंड दे दिया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि स्पेसिफिक डोनेशंस इनको मैं साथ ये भी कह दूं, जनरल डोनेशंस को मैं ये भी कह दूं साथ कि ये क्या है जी, अनरिस्ट्रिक्टेड, इनको क्या कहते हैं हम, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है जी। इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, और स्पेसिफिक डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस जो हैं इनको एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं कि जिस बंदे ने आउटसाइड एनपीओ बंदे ने जो है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है हमने मिलकर कोई डिसीजन लिया, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन क्या है, बाहर वाले किसी बंदे ने जो डोनेशन दिया है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है। तो एक्सटर्नली, यार बच्चे आज क्यों नहीं आए, कम क्यों आए हैं यार, वैसे बड़े अफसोस की बात है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज और ये लिए बगैर भी आएंगे, बड़ा मसला ही है। जब कहा था कि नॉर्मल वर्किंग डे है तो है, बट अब ठीक है ना, फिर सीए कर लें या फिर घरों को ऐसे लंबे लंबे छुट्टियां कर लें, पता नहीं। अब अगर लेक्चर लेके आए फिर तो चले कोई बात नहीं, गुंजाइश निकल आती है, लेकिन अब मसला ये है ना कि लेक्चर भी लिए बगैर आएंगे, और लेक्चर भी अब 2 हो गए ना, हफ्ते वाला भी संडे वाला भी। अच्छा चले जी, सानू की हैं जी, सानू की, अच्छा जी, तहमीज़ वाली एग्जाम्पल सबसे पहले आती है जी कि अगर फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस कोई डोनेशन मिला हमें फॉर स्पेसिफिक खर्चा, ठीक है जी, कोई स्पेसिफिक खर्चा, मैंने कहा था जी आई ट्रीटमेंट के लिए इसने हमें पैसे दे दिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 500 रुपये इसने हमें दिया, ठीक है, और एक पेशेंट पे 100 रुपया खर्च आता है, 1000 में मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो जब ये हमें पैसे आकर देगा तो हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट ना जी, इनकम नहीं, इनकम नहीं क्रेडिट कर सकते, ठीक है। हाँ, लाइबिलिटी बनाएंगे कैश डेबिट, ठीक है जी, कैश डेबिट, और आई ट्रीटमेंट लाइबिलिटी नाम रख देता हूँ इसका, क्या ख्याल है, ईटी लाइबिलिटी, आई ट्रीटमेंट लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी। कोई स्पेसिफिक खर्चा है, ठीक है जी, कितना, 500। तो ये एंट्री हमने किस वक्त करनी है जी, एट द टाइम ऑफ रिसीट, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैंने ये एंट्री पास कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी
फिर जनाब मसलन हमारे पास जब ये फंड आया उसके बाद इस साल में मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 पेशेंट आए ट्रीटमेंट कराने, तो हर पेशेंट पे 100 रुपया लगता है, तो 2 पेशेंट्स पे लग गए 200 रुपये, तो क्या एंट्री होगी जी? वेरी गुड, ईटी लायबिलिटी तो डेबिट हो गया। अच्छा, ईटी लायबिलिटी डेबिट किया आपने 200 से, और इनकम इनकम लायबिलिटी डेबिट करके इनकम बना लें। इनकम क्यों ना बनाए? कुछ कह रहे हैं ना बनाए, कुछ कह रहे हैं बनाए। हाँ नहीं, बता दो, कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे गलत सही क्या होना जी? इनकम बना लें। नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाएंगे? मैं भी कहूँगा। देखें जी, ये इसी तरह से है कि हमने अलग टोकरी के अंदर पैसे रख लिए हैं, ठीक है, तो हम इसको ना इनकम बनाएंगे फिर ना एक्सपेंस बनाएंगे, ना इनकम बनाएंगे ना एक्सपेंस बनाएंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो भाई इसमें क्या करोगे आप? जब यूज़ करो तो ईटी लायबिलिटी डेबिट करके कैश को वापस क्रेडिट कर लो। यूँ समझ लो हम एक टोकरी खरीद लाएं बाज़ार से, और ये तहमीज़ वाले पैसे हमने उसमें रख दिए, ठीक है, और जैसे ही कोई आए पेशेंट आता है तो हम उसमें से हाथ डाल के 100 रुपये निकाल के उसके लिए मंगवा लेते हैं, लेंस चेंज, डॉक्टर को फीस दे देते हैं और अल्लाह अल्लाह ते खैर सला, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ यूज़, एट द टाइम ऑफ यूज़, ठीक है। ये जनाब आपका एक स्पेसिफिक फंड हो गया। एक मिनट ज़रा, मुझे लगता है मैंने सवालों में यहाँ पे डाले भी होंगे सवाल, सवालों में तो आएगा ही, लेकिन एक जगह पे ना मैंने रिवीजन प्लान में भी डाले थे। रिवीजन प्लान मिल गया ना आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में अगर आप आए ना, अभी आप ना आए, आप ना आए, अब ये देखें, मेडिकल सोसाइटी हैज रिसीव्ड डोनेशन ऑफ 3 लाख, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सर्टन वेलफेयर एक्सपेंसेस। 1 लाख हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड रिमेनिंग इज हैज़ बीन इनकर्ड इन 13। अब जब यकम फरवरी 12 में रिसीव हुआ तो एंट्री की कैश डेबिट वेलफेयर फंड लाइबिलिटी नाम की, फंड बस लिख दिया, ऐसी फंड लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। ये क्या है जी? पेज नंबर है 732, लेकिन अभी आना है तो आ जाए, वैसे ज़रूरत नहीं है। जब रिसीट हो तो, और जब इनकर हो एक्सपेंस तो क्या एंट्री करो? लायबिलिटी डेबिट, और तो ना हमने उसको इनकम बनाया ना फिर यहाँ से एक्सपेंस बुक किया, ठीक है जी। जब जब फिर ये जो है वो इनकर होता जाए खर्चा तो लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करते चले जाए, ठीक है। तो ये वेलफेयर फंड अकाउंट बेसिकली लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगी। समटाइम एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट डोनेशन, sometime as per question requirement donation net of expense is to be taken to income. This will be the case normally when the activity is complete. इसको छोड़ो फिलहाल, ठीक है। अच्छा, तो ये फिलहाल आपको वजरा वेलफेयर फंड की एग्जांपल वहाँ पड़ी थी, यहाँ पे हमने आई ट्रीटमेंट फंड बना दिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक खर्चे के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको डोनेशन मिल जाए, ठीक है भाई। कितनी देर हमसे पूछो आने में, क्योंकि फिर मैंने ब्रेक भी करनी है इन बच्चों के लिए जी। अच्छा जी, दूसरा मसलन हज़रत आए थे और हज़रत ने कहा था फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ये जो अभी बिल्डिंग रिजर्व फंड आया था ना हमारे सवाल में, तो ये बिल्डिंग रिजर्व फंड से आगे भी कहानी है, ठीक है जी, इससे आगे भी कहानी मौजूद है। अब मैं उधर लेके जा रहा हूँ आपको। फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट,
अब इसमें क्या होगा जी, तरतीब से देखते आइए। मिसाल में मेरी सवाल की मिसाल चलती रहेगी। तो मिसाल के तौर पे हजरत ने क्या कहा था जी, क्या कर लो, बर्न वार्ड, आप क्या कर लो जी, मस्जिद बना लें। मैंने कहा जी इस क्लब के अंदर आपने स्पोर्ट्स क्लब तो बना लिया, तो यहाँ पे आपने जो है वो मस्जिद की जगह ही नहीं बनाई, ठीक है, तो मस्जिद बिल्डिंग के लिए पैसे मेरी तरफ से, ठीक है, सही है। अब जिस वक्त हमने पैसे रिसीव कर लिए तो कैश डेबिट मस्जिद बिल्डिंग रिजर्व, जैसे कहा था अभी सवाल में उसने, यहाँ पर मस्जिद बिल्डिंग लाइबिलिटी, मस्जिद बिल्डिंग क्या बन गई हमारी, ये पैसे हमारे क्या बन गई, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मस्जिद बिल्डिंग, ठीक है। तो मस्जिद बिल्डिंग लाइबिलिटी मैंने नाम दे दिया इसको। हालांकि इसको आप कह सकते हैं फंड, लेकिन मसला पता है क्या है, फंड जो है वो तो फंड्स में नजर आता है ना, तो ये तो लाइबिलिटी में नजर आना है। तो इसके अगर आगे मैं लिख दूं मस्जिद बिल्डिंग फंड, तो बाद में मैंने फंड्स की बजाय इसको लिखना लाइबिलिटी में है, तो फिर आपने सर पकड़ के बैठा होना है, फंड केड़ा लाइबिलिटी केड़ा। इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, लाइबिलिटी, इसको लिखो ही क्या, लाइबिलिटी। हालांकि इसको लिख सकते हैं मस्जिद रिजर्व, मस्जिद बिल्डिंग रिजर्व या मस्जिद बिल्डिंग फंड, लेकिन ये है लाइबिलिटी, ये फंड्स नहीं है। फंड्स में अभी तक सिर्फ एक ही आपको बताया, जनरल फंड, वो जनरल फंड सिर्फ जो है वो भी फंड्स के अंदर आया, बाकी सब अभी तक लाइबिलिटीज पड़ी हैं। ये भी लाइबिलिटी थी, ये एंड पे पड़ी हो आई ट्रीटमेंट लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी है। इसको फंड बोला भी हो किसी ने तो वो फंड लाइबिलिटीज में नजर आएगा, लेकिन मैंने इसीलिए इसको फंड बोलना ही नहीं है कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, सही है। मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो कैश डेबिट मस्जिद बिल्डिंग, तो 2000 रुपया हमें हजरत से आ गया जी, ये 2000 रुपया उन्होंने दिया हमें कि जी मस्जिद की बिल्डिंग के अंदर मसलन हमारे लगने शायद इस पे, मिसाल के तौर पे हमारे पास 3500 लगना हो, तो 1500 हम खुद लगा लेंगे, 2000 हजरत ने दे दिया, कोई बात नहीं, सारे इसके लग जाएं, कुछ हमारे भी लग जाएं, मिक्स होकर लग जाएं, कोई मसला, लेकिन इसका 2000 हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। हजरत ने 2000 दिया, हमारे पास लाइबिलिटी है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने क्या लिखा जी, एट द टाइम ऑफ रिसीट, ये एंट्री कर ली हमने, एट द टाइम ऑफ रिसीट, ठीक है जी। उसके बाद अब पहला साल मिसाल के तौर पे हमारा, ठीक है, मैं 3500 की बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है ना। पहला खर्चा जनाब हमारा हुआ मसलन 1500 रुपये का, ठीक है। तो 1500 रुपये बिल्डिंग पे लग गए, तो मसलन बिल्डिंग की एंट्री CWIP मस्जिद बिल्डिंग डेबिट, और क्या करूं, लाइबिलिटी डेबिट करूं तो फिर बिल्डिंग डेबिट ना करूं, बिल्डिंग डेबिट करूं तो फिर लाइबिलिटी का क्या करूं। तो इसलिए वो बात कर रहे थे हम, जो रिजर्व फंड है जो उन्होंने बनाया था वो वहीं पे रहेगा लाइबिलिटी में, वो लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी में पड़ी रहेगी, इधर से बिल्डिंग बनती रहेगी। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, बिल्डिंग डेफिसिट होना शुरू होगी, लाइबिलिटी भी इनकम बनना शुरू होगी। बात समझ आई? अभी करवाता हूँ, अभी एक्सट्रैक्ट तक देके जाता हूँ, ये बात समझ आई है, ठीक है। मसला क्या है, मसला ये है कि आपने 2000 हमने हजरत से लिया, अब ये हजरत के 2000 हमारे पे लाइबिलिटी बन गया। अब जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है तो इस लाइबिलिटी को तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग डेबिट करनी है, डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग डेबिट करेंगे तो लाइबिलिटी डेबिट नहीं हो रही, ठीक है। तो वो होनी भी नहीं है, पड़ी रहे लाइबिलिटी, बिल्डिंग बनने दो, बनने दो, बिल्डिंग बन के कंप्लीट होगी, बिल्डिंग डेफिसिट करते जाएंगे, लाइबिलिटी को इनकम बनाएंगे, और गवर्नमेंट ग्रांट जैसा, ठीक है। तो फिर मजीद चलो 1500 रुपया लग गया हमें इसमें से, तो 1500 CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट एट द टाइम ऑफ यूज। अच्छा, आप जरूरी भी नहीं है कि आपको सारे पैसे यहीं से ही लगाने हैं। मैंने कहा जी अब मजीद 2000 रुपया लगा, वो 2000 हमने अपने जेब से भी कुछ लगाया, 500 हजरत वाला भी यूज हो गया, तो 2000 कितना और लगेगा, 2500 CWIP मस्जिद बिल्डिंग, 2500 से डेबिट और कैश क्रेडिट, ये कितना कर दिया आपने, तो 4000 कर दिया। चलो खैर खैर कोई खर्चा ज़्यादा हो गया, अंदाज से ज़्यादा हो गया यार, सोचा 3000 था 4000 हो गया, तो कोई ठीक है, हो जाता, अल्लाह का घर बन रहा है, खैर है, कोई बात नहीं जी, जान जी। एट द टाइम ऑफ यूज़, अंदाज़ा नहीं इतना खर्चा होगा। दूसरी मंजिल बना दी, नमाजी इतने अभी से आने लगे, हमने कहा यार अभी डबल मंजिल भी बना दो बस,
यूज कर लो, ठीक है जी। अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है मसलन 1 अक्टूबर पे, ठीक है, 1 अक्टूबर, ये 2024 था, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 पे ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, तो हमने इसकी एंट्री की मस्जिद बिल्डिंग पीपीई में, पीपीई डेबिट मस्जिद बिल्डिंग और CWIP मस्जिद बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से जी? 4000 से। अब बोलो, अब ये 4000, अब ये क्या किया हमने, ट्रांसफर ऑफ, बस ठीक है, पता है आप क्या किया, ठीक है। आज उसके बाद अब इधर देखो जी, 31 दिसंबर 2024 पे 2 एंट्रीज होंगी। पहली डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट और दूसरी मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब कोई लाइफ शाइफ बताओ जी, मस्जिद बिल्डिंग की लाइफ है मिसाल के तौर पे 15 साल, ठीक है, तो 4000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 15 साल, कितने महीने जी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12 कितना जी? 67 रुपीज़ की डेप्रीसिएशन आ गई। और इधर देखो जी, इनकम में क्या जाएगा, अब वो हजरत वाला 2000 पड़ा था, याद है, बटा 15 इंटू 3/12, बात समझ आ गई जी। तो भाई गवर्नमेंट ग्रांट ही शुरू हो गया 30, लो जी, ये है जी मुकम्मल कहानी इसकी। अब बस एक रह गया, वो एक मैं अभी आपको इंशाल्लाह करा देता हूँ, लेकिन आप ब्रेक कर लें उसके बाद, ठीक है, ओके जी, चलें जी यार, यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें।